हेलो एवरीवन। आई एम ऑडिबल। मेरी वॉइस आ रही है आपको? Yes, हेलो। मेरी वॉइस आ रही है आप सबको? आई एम ऑडिबल। ओके। फटाफट सब लोग जरा मैसेज कर दो कि कहाँ से कौन कहाँ से ज्वाइन हुआ है। फटाफट, फास्ट। कौन कौन सी सिटी से ज्वाइन है? नाइस नाइस। लखनऊ से काफी लोग हैं। गुड गुड गुड। और सब लोग अपनी फटाफट एक स्ट्रीम हमें बता दो। सबका बैकग्राउंड क्या है? बीसीए, कौन बीसीए कर रहा है, कौन बीकॉम कर रहा है, कौन बीए कर रहा है? फटाफट फटाफट, ताकि मुझे एक अंदाजा हो जाए कौन लेवल के स्टूडेंट्स आए हैं। नाइस नाइस। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। टेक, गुड। बीसीए विद साइबर सिक्योरिटी। नाइस। अच्छा, अब साइबर सिक्योरिटी में कौन-कौन फ्रेशर है वो लोग फटाक से मैसेज कर दो। फ्रेशर मैसेज करना सिर्फ, सिर्फ फ्रेशर टाइप करना। ओके, ठीक ठीक, बढ़िया। ठीक है, मैं मान लेता हूँ बाकी सब एक्सपीरियंस है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। हम लोग 5 मिनट्स को और वेट करते हैं, उसके बाद फिर सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा से जो कोई कहीं बिजी होगा तो फिर वो भी आ जाएंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? no. ओके।
मेरी मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? मेरी स्क्रीन विजिबल है? Yes. तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं बता दूं, आप सबने जो लोग ज्वाइन हुए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आप लोग आए और इस 1 वीक हैकिंग कॉन्फ्रेंस को आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और इसमें उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी कुछ अलग ही जानने को मिलेगा एंड आई होप कि आप लोग इससे काफ़ी अच्छा सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, हम लोग डे बाय डे हम लोगों ने अपने स्पीकर्स को हमने डिवाइड करा। तो फर्स्ट डे आज मेरा है, मेरा नाम अब्दुल मसूद है और मैं आज का जो टॉपिक लूंगा डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे लूंगा। नेक्स्ट डे हमारे ऋषि प्रकाश सर लेंगे, वो मेलवेयर एनालिस्ट हैं, वो लेंगे। थर्ड डे आदित्य सैनी सर लेंगे डिजिटल फॉरेंसिक्स पे। फोर्थ डे मयंक चौहान सर हैं, वो लेंगे विंडोज हैकिंग पे। फिफ्थ डे तरुण टंडन सर लेंगे जो कि एक बग बाउंटी स्पेशलिस्ट हैं, वो लेंगे। एंड सिक्स डे प्रख्यात पांडे सर लेंगे, वो पेनिट्रेशन टेस्टर हैं बाय प्रोफेशन। ठीक है, ये 6 डे आप लोगों को ज्वाइन रहना है और आफ्टर दिस कंप्लीटिंग दिस सेशन आपको एक कंप्लीट सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि आपने इस वर्कशॉप को ज्वाइन करा है ऑनलाइन। इस चीज का आपको एक सर्टिफिकेशन लेटर आपको एक मेल हो जाएगा। ठीक है, और अभी स्टार्ट करता हूं मैं अपने प्रेजेंटेशन। मेरी वॉइस सबको क्लियरली आ रही है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं, कोई Yes. इश्यू तो नहीं? Clear है. मेरी स्क्रीन भी क्लियर है, प्रॉपर विजिबल है? Yes. ओके, ठीक है, ऐसे रिस्पॉन्स देते रहना तभी, ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग एक्टिव हो, ताकि हम Okay. एक्टिवली इस चीज को वर्क कर पाए। ठीक है ना, ताकि मेरा भी इंटरेस्ट बना रहे और आप भी इस चीज में क्या हो, बोर ना हो। ठीक है ना? ठीक है, मैं बता देता हूँ, मैं वॉललॉक साइबर सिक्योरिटी का मैं फाउंडर हूँ। ठीक है, मैं वॉललॉक साइबर सिक्योरिटी का सीईओ भी आप मुझे कह सकते हो, मैं इसका फाउंडर भी हूँ। ठीक है, और इसके बाद मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मैं वॉललॉक साइबर सिक्योरिटी का फाउंडर हूँ जो कि एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है, लखनऊ में। साइबर सिक्योरिटी जिसमें हम सिखाते हैं, इन्वेस्टिगेशन विंग है हमारा और एक रेवोल्यूशन विंग है जिसमें हम अपना वर्क करते हैं। प्लस मैं चैप्टर लीडर हूँ लखनऊ का, जिसमें हम ऑफिशियल हैकर्स मीटअप कराते हैं ऑल ओवर लखनऊ। ठीक है, जिसमें अलग अलग सिटीज से, अलग अलग स्टेट से स्टूडेंट्स आते हैं, प्रोफेशनल्स भी आते हैं और जिसको ज्वाइन करते हैं। रिसेंटली हमने लखनऊ का जो लास्ट हमने जो सेशन कराया था, जो कि हम लोगों ने हैकर्स मीटअप कराया था, वो हमारा हमने कराया था अपने आईआईएम में कराया था। ठीक है, लास्ट जो अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स है उसमें से कुछ स्टूडेंट्स आए हुए भी थे। ट्राई हैकमी, जिसको जिसको पता होगा ट्राई हैकमी क्या चीज़ है, एक हैक द बॉक्स की तरह एक और प्लेटफॉर्म है जिसमें हम हैकिंग को प्रैक्टिस करते हैं। तो ट्राई हैकमी में मेरी रैंक ग्लोबली टॉप 1% में है। बाय प्रोफेशन में सिक्योरिटी रिसर्चर हूँ, पेनिट्रेशन टेस्टर, सिक्योरिटी एनालिस्ट में लेवल 3 में टेक महिंद्रा के पोस्ट पे मैंने करा है, जॉब करा है मैंने प्रॉपर्ली 4 इयर्स का। मैंने सिक्योरिटी एनालिस्ट पे L3 की पोस्ट पे मुझे एक्सपीरियंस है। इसके अलावा मैं खुद एक बाय प्रोफेशन में फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर में मैंने वर्क करा है गुरुग्राम साइबर सेल में। वहाँ का मुझे 1 ईयर का मुझे एक्सपीरियंस है। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन पे मैंने वर्क करा हुआ है। इसके अलावा वीएपीटी सर्विसेज मैं प्रोवाइड करता हूँ। वीएपीटी सर्विसेज सोर्स कोड, एपीआई, बग बाउंटी, इस टाइप के रिलेटेड जो वीएपीटी सर्विसेज रहते हैं। जिसको नहीं पता वीएपीटी क्या होता है, वीएपीटी में इन शॉर्ट बताता हूँ। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट पेनिट्रेशन टेस्टर। ठीक है, हम वल्नरेबिलिटी निकालते हैं, फाइंड करते हैं, उसको असेसमेंट करते हैं, उसके बाद उसको टेस्ट करके बता देते हैं कंपनी भाई ये चीज़ होती है। मैं एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने एक बार बताया कि वीएपीटी होती क्या है। ठीक है, कॉर्पोरेट ट्रेनर में रह चुका हूँ, प्लस मैं साइबर पीस फाउंडेशन का मैं मेंबर हूँ मैं। ठीक है, साइबर पीस क्या है? अब आपको साइबर पीस, जो लोग न्यू हैं इस फील्ड में, उनको साइबर पीस के बारे में नहीं पता होगा कि साइबर पीस क्या है। साइबर पीस एक ग्लोबल फाउंडेशन है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड
अपने उन्होंने मेजर विनीत सर हैं जो कि साइबर पीस के फाउंडर हैं, वो अभी रिटायर्ड ऑफिसर हैं वो, ठीक है? मेजर रैंक से रिटायर्ड ऑफिसर है, ये उनका फाउंडेशन है साइबर पीस का, मैं उनका मेंबर हूँ और ये वर्क करता है अलग-अलग कैटेगरीज़ में, जैसे कि साइबर पीस कॉर्प्स एंड साइबर पीस फाउंडेशन दोनों अलग है, वो अवेयरनेस ट्रेनिंग्स कराते हैं, फाउंडेशंस पे वर्क कराते हैं और उनका काफ़ी बड़ा गोल भी रह चुका है, काफ़ी बड़ा उनका पॉइंट भी है और फ्यूचर गोल्स भी उनके काफ़ी सारे हैं। प्लस मैं मेंबर ऑफ ओसेंट इंडिया का हूँ, जो कि हमारे मेंटर नितिन पांडे सर, उनको भी आप लोग जानते होंगे, जो लोग इस फील्ड में थोड़े-से पुराने होंगे, वो जानते होंगे। और नितिन पांडे सर का ये चलाया हुआ है, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ओसेंट इंडिया ही चला हुआ है। ओसेंट इंडिया अलग-अलग कंट्रीज़ का है, तो अपने ओसेंट इंडिया जो यहाँ का है, वहाँ का भी मैं मेंबर रहा हूँ। और मैं वर्क करता हूँ लॉ एनफोर्समेंट के लिए, ठीक है? लॉ एनफोर्समेंट में जो लोग एकदम न्यू है, फ्रेशर है, उनको नहीं पता होगा लॉ एनफोर्समेंट किसे कहते हैं। लॉ एनफोर्समेंट कहा जाता है पुलिस ऑफिसर्स को या फिर उनकी जो फील्ड होती है उसको बोलते हैं लॉ एनफोर्समेंट, ठीक है ना? मैं एकदम शॉर्ट मैंने बता दिया, ठीक है? बाकी अगर इससे ज़्यादा आपको जानना हो तो आप मेरे बारे में गूगल भी कर सकते हैं, साइबर अब्दुल मसूद के नाम से आपको काफ़ी सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी मेरे बारे में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी एंड टाइप्स ऑफ नेटवर्क प्रोटेक्शन। कोई बता सकता है कि नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है और टाइप्स ऑफ नेटवर्क प्रोटेक्शन में क्या चीज़ें हैं? नेटवर्क होता क्या है? नेटवर्क किसे कहते हैं? कोई बता सकता है? नेटवर्क किसे कहते हैं? नेटवर्किंग किसे कहते हैं? इंट्रानेट किसे कहते हैं? कोई बताएगा? बताइए। हैंड रेज़ करिए अपने आप। जिसको बोलना है वो हैंड रेज़ करें। फिर मैं पिक करूँगा, आप उसको बताना। ओके, रंजीत जी बताइए। रंजीत जी बताइए, किसे कहते हैं नेटवर्किंग? नेटवर्क किसे कहते हैं? रंजीत जी वॉइस आ रही है आपको मेरी? कोई बात नहीं। नीरज सिंह, नीरज, रंजीत वर्मा आपका जो है हैंड अप है अभी भी, हैंड रेज़ है। आप बताना चाहेंगे? या फिर कोई और भी बता सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जिन्होंने हैंड रेज़ करा है वही बताए, आप भी कोई और भी बोल सकता है। बताइए। नेटवर्किंग किसे कहते हैं या फिर नेटवर्क किसे कहते हैं? गलत हो, कोई यहाँ पे आपको मारने जा रहा है, कोई रोकने नहीं जा रहा है, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है। बोल सकते हैं, नहीं बोलोगे तो सीखोगे कैसे? बोलो आप लोग। हाँ जी, शुभम गौतम जी बताइए। बताए सर। हाँ जी, बताइए। सर नेटवर्क वो होता है जो जो 2-3 कंप्यूटर को उसके रिसोर्स फाइल्स और एक्सचेंज फाइल्स को शेयर करता है। तो हाँ। जिससे एक कंप्यूटर के दूसरे कंप्यूटर में अगर कोई फाइल होती है जो शेयर किया जाता है, हुँ, उसके माध्यम से जो नेटवर्क के माध्यम से ही किया जाता है, उसे ही नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है। और कोई? कोई और कुछ बताना चाहेगा नेटवर्क के बारे में? काजल गौर। जी, काजल जी बताइए। Network is a collection of computer device. It's a communication to interact with one-to-one system. ठीक है, परफेक्ट। ओके, मैं बता देता हूँ। एकदम एक्यूरेट बताया, जैसे इसने बताया सब कुछ एक्यूरेट बताया है, कोई इसमें गलत नहीं है। नेटवर्क उसे बोलते हैं एक या एक से दो सिस्टम को अगर हम कनेक्ट करते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? नेटवर्क। लेकिन अब बात आती है नेटवर्किंग की। नेटवर्किंग किसे कहते हैं? जब हम उसी सिस्टम पे, अभी आपने बताया, शुभम ने एक एग्जांपल सेट किया था, बहुत अच्छा एग्जांपल था कि एक फाइल ट्रांसफर करा 2 नेटवर्क के मिड में और उसको क्या करा उन्होंने? शेयर करा, तो शेयर करने की चीज़ को हम नेटवर्क कह रहे हैं। वो एक नेटवर्क में वर्क कर रहा है। बट नेटवर्किंग उसे कहते हैं जब हम उसी नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करें, उसका आईपी सेट करें, उस पे हम सबनेट मास्क सेट करें, उसको हम डिफ़ॉल्ट गेटवे दें, उसमें हम डीएचसीपी होस्ट प्रोटोकॉल सेट करें, उसमें हम टेलनेट कॉन्फ़िगर करें, उसमें हम एसएसएच कॉन्फ़िगर करें। ये जितनी भी चीज़ें हैं, इन सबको सेट करने को हम, मतलब नेटवर्क के अंदर हम आ गए और नेटवर्क में हमने ये सारा वर्क करा। इसको हम क्या कहते हैं? नेटवर्किंग। समझ में आ गया ये नेटवर्क और नेटवर्किंग में क्या डिफरेंस है? यस सर। ओके। अब यहाँ पे एक बात आती है इंट्रानेट। इंट्रानेट किसे कहते हैं?
बताइए इंट्रानेट किसे कहते हैं? एनी आइडिया? नहीं पता है ना बोल सकते हैं, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपसे जबरन बुलवाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं पता? नो सर, बताइए। इंट्रानेट यूज इन बैंक। ओके, इंटरनल नेटवर्क, करेक्ट। ओके, देखो सर इंट्रानेट यूज इन बैंक, जिसने अभी मैसेज टाइप करा था, किसने मैसेज टाइप करा था ये? इंट्रानेट यूज इन बैंक, मैं एक बार देख लूं। किशन कुमार जी, इंटरनेट सिर्फ बैंक में ही यूज नहीं होता है, इंटरनल नेटवर्क, अगर मेरा ऑफिस है, मेरा ऑफिस का मेरा प्राइवेट नेटवर्क है और ये मेरे प्राइवेट नेटवर्क में कुछ मैंने सिस्टम्स अपने कनेक्टेड कर लिए हैं, कुछ मैंने अपने राउटर्स कनेक्ट कर लिए, मैंने स्विच कनेक्ट कर लिया, मैंने अपने सिस्टम के हर एंड पॉइंट डिवाइस को मैंने कनेक्ट कर लिया, एंड डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया, वो सारी की सारी चीजें जितनी भी हैं वो सारी हमारे एक प्राइवेट नेटवर्क में आती हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं? इंट्रानेट कहते हैं। ठीक है, जिनका खुद का नेटवर्क होता है, ये स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं, गवर्नमेंट्स का यूज करती हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं अमन, जरूर जरूर कर सकते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी कर सकते हैं, स्टूडेंट ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। नेक्स्ट टाइम से ओके, जब आप पूछो। नेटवर्क सिक्योरिटी, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। टाइप्स ऑफ नेटवर्क प्रोटेक्शन, अब यहाँ पे हम नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करें, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि नेटवर्क और इंटरनेट और नेटवर्क, इंटरनेट, नेटवर्किंग एंड किसे कहते हैं, तो हम नेटवर्क टाइप प्रोटेक्शंस की हम बात कर लेते हैं, जिसमें हम नेटवर्क सेगमेंटेशन, रिमोट एक्सेस वीपीएन, ईमेल सिक्योरिटी, डेटा लॉस प्रिवेंशन जिसे हम डीएलपी कहते हैं, इंट्रूजन एंड प्रिवेंशन सिस्टम आईपीए जिसे बोलते हैं, सैंडबॉक्सिंग, हाइपर स्केल नेटवर्क सिक्योरिटी, क्या है ये सब? देखो नेटवर्क सेगमेंटेशन क्या होता है? सेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि ये क्या है, पहले तो बेसिकली समझ लो, अभी तक के नेटवर्क पता था, नेटवर्क सिक्योरिटी में ये प्रोटेक्ट क्या करती है। नेटवर्क को सेगमेंटेशन, कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके सेंड करना, किसी भी स्विच में, सॉरी किसी भी राउटर में, किसी भी सर्वर में हम नेटवर्क को भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, उन्हें हम नेटवर्क सेगमेंट पार्ट में भेज सकते हैं, हर एक एक्सेस प्रोटोकॉल को सिक्योर करके। ठीक है, दूसरा आ जाता है पॉइंट हमारा रिमोट एक्सेस वीपीएन, हम उसमें वीपीएन भी इनेबल करके हम सेट कर सकते हैं। ईमेल की सिक्योरिटी भी हम कर सकते हैं। एक डीएलपी जिसे कहते हैं डेटा लॉस प्रिवेंशन, हम इसका भी सेट कर सकते हैं। वैसे जो डीएलपी का जो पार्ट आता है, ये मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करूंगा जिसको बोलते हैं एंड पॉइंट सिक्योरिटी। एंड पॉइंट का पार्ट होता है डीएलपी को मैनेज करना। ये मेरे पॉइंट को आप लोग नोट कर लेना, अगर आप कहीं भी समझ रहे हो कि डीएलपी का वर्ड आ रहा है, डीएलपी वर्क करता है डेटा लॉस प्रिवेंशन में, बट ये वर्क कहाँ पे करता है, कौन इसको मैनेज करता है? इसको मैनेज करता है एंड पॉइंट सिक्योरिटी होल्डर्स, इसको मैनेज करते हैं। इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम आईपीएस, आईपीएस भी हमारे एंड पॉइंट सिक्योरिटी होल्डर जितने भी होंगे उसको मैनेज करेंगे। सैंडबॉक्सिंग, सैंडबॉक्सिंग का मतलब मैंने किसी नेटवर्क को, अगर मैं एक फाइल, जैसे कि एग्जांपल मिला था मुझे, फाइल मैंने अगर सेट करा, फाइल मैंने सेंड करा, चाहे वो 1 जीबी का हो, 2 जीबी का या 3 जीबी का, जितने भी जीबी का डेटा हो, मैंने उसको क्या करना है, आइसोलेट, एक तो मेरे को उसको प्रोटेक्ट करके भेजना है, तो हम सैंडबॉक्सिंग का यूज करते हैं। हाइपर स्केल नेटवर्क सिक्योरिटी, अब सपोज एक प्रॉपर्ली एक इंटरनेट है, काफी बड़ा इंटरनेट प्रोग्राम है, एक जगह पे 1000 सिस्टम लगे हैं, वहां पे इंटरनेट है, और यहाँ पे मुझे हाइपर स्केल नेटवर्क सिक्योरिटी करना है, तो हम वहां पर हाइपर स्केल करते हैं। बेसिकली वर्क क्या होता है उसमें, कि अगर उस नेटवर्क में अगर मैं एक जगह पे दूसरी जगह पे भेजता हूँ, तो वहां पे काफी सारी टोपोलॉजी सेट होती है, तो वहां पर क्या होगा, उस जो मैंने 1 जीबी 2 जीबी 3 जीबी का जो डेटा मैंने भेजा, उस डेटा का जो यूज होता है, और जो सेगमेंटेशन और फ्रैगमेंटेशन जो होता है उस स्केल पे, जो कि एक लार्ज स्केल पे किया जाता है, मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेशन यूजर्स पे, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया 1000 सिस्टम है, 1000 सिस्टम पे अगर मेरे को एक फाइल सेट करना हो, फाइल भेजना हो, तो फिर हम हाइपर स्केल सिस्टम का यूज करते हैं, ताकि कोई और उसमें कोई MITM ना कर सके। MITM मींस मैन इन द मिडिल अटैक ना कर सके, तब हम हाइपर स्केल नेटवर्क सिक्योरिटी का हम यूज करते हैं। ठीक है, अब आप समझ लो एंड पॉइंट्स। अच्छा, आपको ये चीज पता होगी कि आप लोग अब कहीं भी किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, है ना, तो वहां पर आप अपने डेटा को रजिस्टर करते हो, कि चाहे आप लॉग इन साइन अप करते हो, उसके बाद साइन इन करते हो, उसके बाद अपना ऑथेंटिकेशन सेट करते हो, आप करते हो ना, ये सब करते हो ना, नहीं करते? यस। सिक्योर करने के लिए
यस सर। तो क्या होता है वो, आपको स्टोर लगता कर है? लेता है सर डेटा। हाँ जी, बताइए। सर स्टोर कर लेता है जो भी हम डेटा अपना पास करते हैं, जो भी हाँ अपना जो इससे नाम आईडी जो पूछता है, डेटा डीओबी पूछता है, हाँ हाँ तो सारे डेटा को वो अपने कंप्यूटर में स्टोर कर लेता है। जो भी हाँ अगर हाँ। जो भी वेबसाइट बनी रहती है, जिस वेबसाइट पर अगर हम कर रहे हैं कोई भी चीज़, तो उस पे अपना डेटा स्टोर कर दिया जाता है, कोई भी करते हैं तो। ओके, ठीक। देखो, अभी आप इसको समझना, यहाँ पे दो चीजें हैं। ये एक नॉर्मल एक अमेज़न की कंपनी समझ लो, या फ्लिपकार्ट की, या मीशो की, कोई भी एक कंपनी ले लो, और वहाँ पे एक नॉर्मल सा अगर एक लैब सेटअप करते हैं, डेटा वाइज डेटा सेंटर का जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ पे देखो इस तरीके से कैटेगराइज होता है डेटा। तो आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ये एक एक्सटर्नल राउटर दिया रहता है। सबसे पहले अगर आप सेटअप करोगे ना, सबसे पहले क्या सेटअप करोगे, एक एक्सटर्नल राउटर सेटअप करोगे आप। तो यहाँ पर देखो एक राउटर यहाँ पे सेटअप है, ठीक। उसके बाद क्या लगाया है हमने, नेक्स्ट जेन फायरवॉल लगाया है, फायरवॉल सेटअप होता है। ये हर एक कंपनी का एक सेटअप होता है, ये मत समझ, इससे नीचे किसी का नहीं होता, इससे नीचे उसी का ही होता है जिसका कोई डेटा से लेना देना ही नहीं होता है। लेकिन जो डेटा से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, उसके पास ये आपको, जैसे अमेज़न हो गया आपका, आपका एक कोई भी कंपनी आप ले लो, जैसे मेरी टेक महिंद्रा कंपनी थी, और उसके बाद नल नल कम्युनिटी है, और उसके बाद आपका और भी बहुत सारी कंपनीज है, जैसे कि इफ्कोटेक हो गया, सॉफ्टटेक हो गया, बिलियन ओरियन हो गया। ये जितनी भी कंपनीज हैं, ये सारी कंपनीज के पास ये नॉर्मल सा सेटअप तो रहता ही रहता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जेन फायरवॉल हुआ, उसके बाद क्या लगाया हमने, एक इंटरनल राउटर लगाया, ठीक। अब उसके बाद देखो, यहाँ पर हमारे पास सर्वर है, ठीक, ये हमारे पास सर्वर है। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या सेट करा है, एलबी का मीन्स लोड बैलेंसर हमने यहाँ पे सेट करा है। उसके बाद क्या हमने, LB5 विद वेब का होता है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, लोड बैलेंसर 5 एंड विद वेब एप्लीकेशन फायरवॉल हमने सेट करा है। उसके बाद सिस्को का हमने क्या सेट करा है, राउटर सिस्को का स्विच हमने यहाँ पे सेट करा है, ठीक। और यहाँ पे देखो दो चीजें कैटेगरी है, यहाँ पे दो हैं, दो डायग्राम है, ठीक है, एक ऊपर ये नीचे दूसरा ये। तो यहाँ पे जो पहला वाला आपको दिख रहा है DMZ, इसको बोलते हैं डीमिलिटराइज्ड जोन। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, डीमिलिटराइज्ड जोन। करेक्ट। और नीचे जो आप देख रहे हैं PVZ, इसे कहते हैं प्राइवेट जोन, ठीक है। ये जो आपका एरिया है इतना पूरा है, इसे कहते हैं प्राइवेट जोन, और ऊपर का जो आप एरिया देख रहे हो इसे कहते हैं डीमिलिटराइज्ड जोन। अब यहाँ पे आप देखो, नॉर्मली आपने अमेज़न पे गए आपने विजिट करा। अब आप जो विजिट कर रहे हो, तो आपको पहले यहाँ पे चेक कर लिया जाएगा वेब एप्लीकेशन की, भाई यूजर कैसा है, ऑथेंटिकेट है कि नहीं है, लेजिटमेट है कि नहीं है, आपको यहाँ पे चेक कर लिया जाएगा। चेक करने के बाद आप साइट पर आ गए। अब यहाँ पे जितने भी सर्वर लगे हैं, यहाँ पे डीमिलिटराइज जोन में जितने भी सर्वर लगे हैं, सारे सर्वर्स पे amazon.in या फिर सॉरी amazon.com, ये सारे सर्वर पे होस्ट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप विजिट कर गए, तो अगर जैसे सपोज यहाँ पे इस सर्वर की कैपेसिटी है 1 करोड़, यहाँ पे इस यूजर की कैपेसिटी क्या है 1 CR, तो सारे सर्वर्स की कैपेसिटी इतनी होगी। अगर 1 CR पे इतने लोग अगर आ गए, तो दूसरे सर्वर पे उसको शिफ्ट कर देना है, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, इस तरीके से हम डीमिलिटराइज जोन पे वर्क करते हैं। बट जब हम प्राइवेट जोन की बात करते हैं, अभी आपने यहाँ पे क्या करा, डीमिलिटराइज जोन पे आपने क्या करा, आपने सिर्फ विजिट करे हो, और प्राइवेट जोन पे आप क्या करोगे, अब साइन अप करोगे, लॉग इन करोगे, उसके बाद क्या करोगे, अपना ऑथेंटिकेशन सेट करोगे आप, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या फिर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप सेट करोगे, यही करोगे ना। पहले तो आप विजिट करोगे, विजिट करने के बाद आपको सर्च करोगे, सर्च करने के बाद आप क्या करोगे, कार्ट में ऐड करोगे, कार्ट में ऐड करने के बाद आप साइन इन करोगे, फिर ऑथेंटिकेशन, ये सारा प्रोसेस रहेगा ना आपका, एम आई राइट। यस सर। यस सर। तो अब जो आपका यहाँ पे सीन रहता है प्राइवेट जोन का, इसको समझो। यहाँ पे एक सर्वर रहेगा आपका मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का, एक सर्वर रहेगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का, थर्ड पॉइंट रहता है आपका पास फ्रेसेस का, एक आपका रहेगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन का। ये सारा आपका सर्वर जो रहता है, ये रहता है आपका प्राइवेट जोन पे। ये पूरा डायग्राम समझ में आया किस तरीके से डेटा मैनेज्ड होता है। यस समझ सर। में आ गया आपको? Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके ओके। उसके बाद देखो,
साइबर क्राइम का क्या सीन है? साइबर क्राइम में अब आप देखो कि इसमें पहली चीज तो क्रिमिनल एक्टिविटी जो होती है वो प्रॉपर्ली इंटरनेट पे होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा होती है। और ये एक अनलॉफुल एक्ट्स होते हैं जिसमें हर कोई इसमें फंसता है, हर कोई किसी भी टाइप का, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा व्यक्ति हो, चाहे वो कोई यंग हो, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, सब के सब इसमें फंसते हैं और कुछ नहीं बोला जा सकता कि कौन कैसे फंस रहा है। और जो आज के टाइम पे जितने भी अटैक्स हो रहे हैं, जितने भी टाइप्स के अटैक हो रहे हैं, सब के सब किसके बेस पे हो रहे हैं बता सकता है कोई भी बता दे, किस बेस पे ये अटैक हो रहा है, किस बेस पे आज के टाइम पे इतना रेशियो जो आप देख रहे हो, रिपोर्टिंग 24%, टोटलिंग 65.89%, एक्सटॉर्शन के केसेस इतना, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का इतना, किस रिगार्डिंग, किस बेस पे जो है इतना ज्यादा हमारा साइबर क्राइम इतना इंक्रीज हो रहा है, किस रिगार्डिंग बताओ। Sir, unprotected data, sir. अनप्रोटेक्टेड डेटा एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट कोई बताए। by doing the phishing. फिशिंग सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट कोई बताए। Scamming. अवेयरनेस नहीं है लोगों में। अवेयरनेस नहीं है, थर्ड पॉइंट और बताओ। Lack of security. लैक ऑफ अवेयरनेस, Security. ठीक, ये कवर हो गया। और डेटा प्राइवेसी लीकिंग। डेटा प्राइवेसी लीकिंग हो गया। और एथिकल हैकिंग इंफॉर्मेशन गैदरिंग की कमी होना, एथिकल हैकर्स की कमी होना। एथिकल हैकर्स की कमी होना, ठीक है, बिल्कुल। और इंफॉर्मेशन गैदरिंग अब मैं बताऊं, broken हाँ बताइए, authentications, क्या ब्रोकन authentication. ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, ठीक। अब मैं बताता हूँ, ठीक है, मैं बता रहा हूँ जो हो, जितने भी आपने बताया ना सबके पॉइंट एक्यूरेट हैं, बट एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग बहुत Yes. बेसिक कॉन्सेप्ट है। जितने भी आजकल साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, गर्ल्स के साथ, मेल्स के साथ, ऑफिस एम्प्लॉयज के साथ, सबके साथ सोशल इंजीनियरिंग किया जाता है। सोशल इंजीनियरिंग, अगर सोशल इंजीनियरिंग आपकी 100% एक्यूरेट है, आपको किसी सिस्टम की जरूरत नहीं है, आप किसी भी ह्यूमन पीपल को आप ऐसे ही हैक कर लोगे। समझ रहे हो आप? सोशल इंजीनियरिंग करते हैं सबके सब, ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट रहेगा। अगर आपको सोशल इंजीनियरिंग नहीं आती, आप किसी को भी अगर साइबर अपना एथिकल हैकर बनना है रियल वाला, सोशल इंजीनियरिंग नहीं आती, आप बिल्कुल हैकर नहीं बन सकते। हाँ, हैकर कैसे बनोगे कि जो है टूल, 2-4 टूल यूज कर लिए और आप अपने आप को एथिकल हैकर बोल रहे हो, गलत कह रहे हो। So अगर मैं social किसी engineering क्या बच्चे होती को है, भी sir? अगर मैं सिखा दूंगा, 10 दिन बैठा के मैं उसको सिखा दूंगा, वो भी अपने आप को साइबर सिक्योरिटी का एथिकल हैकर बोलने लगेगा। ऐसा नहीं होता। सोशल इंजीनियरिंग माइंड, सामने वाले बंदे के माइंड को मैनिपुलेट करना होता है, उसको हैक करना होता है। जब आपने उसको मैनिपुलेट कर लिया, आप सबको टोटली हैक कर लो। समझ में आई बात? साइबर क्राइम के एनसीआरबी की स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखोगे, ऑनलाइन के जो फाइनेंशियल फ्रॉड रहे हैं, ये देखो आप, खाली आप ये देखो 2023 जो कि लास्ट ईयर की थी, आज से क्राइम रेट देखो ये कितने बड़े हैं, 72,000, 84,000, 1,00,000, 1,02,000, 99, फिर कम, थोड़ा ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा। लेकिन ज्यादातर आप बोलोगे ना कि ज्यादातर एक फ्रॉड कौन कौन से हो रहे हैं, आप समझोगे फाइनेंशियल फ्रॉड्स ही ज्यादा हो रहे हैं। और इसका सिर्फ एक ही कारण है, वो कारण ये है कि फाइनेंशियल फ्रॉड जो हो रहा है सिर्फ और सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग की बेस पर हो रहा है। लोगों को पता नहीं है, लोगों को पता नहीं है। पता क्या नहीं है कि अगर कोई लिंक पर आई, लिंक पे क्लिक करना है नहीं करना है, ये तो एक बेसिक सी चीज हो गई कि लिंक पे नहीं क्लिक करना है। लेकिन आप सामने वाले के बातों को समझो। अगर आपको लिंक नहीं क्लिक करना है तो चलो ठीक है, लेकिन आप वर्ड्स को जो है माइंड में रखो कि सामने वाला बंदा बोल क्या रहा है। अभी रिसेंटली एक केस आया, कह रहा है कि जो है अभी रिसेंटली एक हमारे यहाँ केस आया था, उसमें क्या हुआ था कि किसी के, उसने कहीं से पता लगाया होगा, मैं केस बता रहा हूँ आपको, उसने कहीं से भी पता लगा लिया होगा विक्टिम के फादर को पैसे भेजना होता है, कहीं से भी पता लगाया। उसने क्या करा, पैसा नहीं भेजा, उसने सामने वाले विक्टिम को कांटेक्ट करा कि आपके फादर को पेमेंट करना है, सैलरी आई है तो उनकी, और उनको पता है कि हाँ क्रेडिट होता है, उनके फादर भेजते हैं। अब केस को, वर्ड्स को अच्छे से समझना, आप वर्ड्स को आप बहुत अच्छे से नोटिस करना कि सामने वाले बंदे ने बोला क्या। तो क्रेडिट होना है, आपके सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होना है, तो आप मुझे क्या करो कि अपना अकाउंट नंबर दे दो, मैं इसमें जो है क्रेडिट कर दूंगा। तो बंदे ने क्या करा, सबसे पहला तो 1 रुपए भेज दिया, 1 रुपए भेज के उसको सेटिस्फाई कर दिया कि हाँ पेमेंट आया।
अब आप नोटिस करना एक चीज, दूसरा पॉइंट उसने बोला कि मैं आपको शायद 10,000 कुछ मतलब 10,000 था तो उसको क्रेडिट करना था, 10,000 सैलरी थी, ठीक है। अब उसने क्या करना था, गलती से उसने कर दिया 13,000 रुपए, 10 करने थे, उसने कितने कर दिए, कितने कर दिए, 13,000। 13,000 कर दिए। 13,000 करने के बाद वो क्या बोला कि देखिए आपके पास क्रेडिट का मैसेज आया होगा 13,000। अब आप गेम देखो, पहले उसने +1 ₹1 भेज के जीपे पे एक मैसेज दे दिया कि देखो जीपे पे ₹1 का मैसेज आया होगा। दूसरा उसने वर्ड यूज करा कि क्रेडिट का मैसेज आया होगा 13,000 रुपए। अब आप देखो 13,000 रुपए आए, तो उसने बोला कि नहीं नहीं मैंने गलती से फिर जो है 10 आपको भेजने थे, मैंने गलती से 3 और कर दिया, आप जो को वापस रिटर्न कर दो मुझे। उसने रिटर्न करने के लिए बोला कि हाँ मेरे पास तो आ गए, तो शुक्र ये था कि उनके पास इनसफिशिएंट बैलेंस था इसलिए तो कुछ गया ही नहीं तो आप सिर्फ वर्ड्स को सब समझो, अगर उनके पास बैलेंस होता वो रिफंड करते तो फिर क्या होता, पूरा पेमेंट डिडक्ट है कि नहीं होता। यस तो सर। ये होती है सोशल इंजीनियरिंग। उनको बंदों को नहीं पता, जो स्कैमर्स बैठे हुए हैं उनको नहीं पता कि स्कैमर क्या है, मतलब उनको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, सिर्फ खेलना आता है उनको, गेम को अच्छे से समझना कि सामने वाला बंदा किससे बहक जाएगा, तो इसको बहुत अच्छे से समझना है। देखो वल्नरेबल डिजिटल स्पेस क्या है, आप देखो लद्दाख, राजस्थान, इसको देखना आप, रेट ऑफ क्राइम रेट सबसे ज्यादा जो है अपना वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 11,000, कर्नाटक में 10,000, महाराष्ट्र। अब तो खैर ये रेट ऑफ क्राइम अब तो और ज्यादा हो गए, अब तो कम है, अब तो और ज्यादा हो गए। एरा ऑफ इंटरनेट यूज, देखो अब हम कहते हैं ना इंटरनेट में यार इतनी प्रॉब्लम हो गई इतना ज्यादा कुछ, लेकिन आज से कुछ टाइम पहले देखो इंटरनेट का यूज ये था, और आज देखो आज इंटरनेट ऐसा दिखता है। अब वेबसाइट्स में अगर आपको एक वेबसाइट भी दिखाता हूँ, देखो मैं वेबसाइट भी आपको दिखा रहा हूँ, ये इंटरनेट का आप मैप देखो, ये जो भी आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको दिख रहा है, Yes, sir. ये सारी वेबसाइट्स हैं, ये वेबसाइट्स हैं, ये जो पूरे इंटरनेट पे है। आप देखो कैसे blogspot.com, mediafire.com, अभी देखो आपको live.com, ये सारी वेबसाइट्स है। अभी देखो मेरे को देखो google.com, ये देखो यहाँ पे google.com, ये देखो ग्लोबल रैंक 1 यूनाइटेड स्टेट्स का है, ठीक है, गेट लिंक इन्फॉर्मेशन और वगैरह वगैरह। लेकिन आप इसके साइड में देखो, ये तो खैर पेरेंट साइट्स हो गई, लेकिन आप जो साइट में देखो, आप साइट्स देखो, ये छोटे छोटे साइट्स देखो, आप न्यूज देख रहे हो आप वाली, ये देखो देख रहे हो, ये देखो, अब वेबसाइट्स देखो कहाँ तक क्या आप देखोगे। तो ये है आज के हमारे इंटरनेट का यूज इतना ज्यादा। तो उसके बाद जो हमारे यूजर्स हैं, जो मिलियन यूजर्स जो कि अब तक के जो अप्रॉक्स हुए हैं, जो 2010 में थे वो 92.57 मिलियन। ये बात ये नहीं है कि जो है यूजर्स हमको देखने को मिल गए हैं तो क्या फर्क पड़ता है हमको इससे, अब इतने यूजर हो जाएंगे हमें क्या फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ेगा, अगर आपको नहीं पता कि इंटरनेट में यूजर्स कितने हैं तो आप ये भी नहीं समझ पाओगे कि इंटरनेट पे पोर्ट्स कितने ओपन है, कितने यूजर्स हैं जो ऑनलाइन है और कितने यूजर्स हैं जो वल्नरेबल है। एक वेबसाइट है shodan.io, आप वहां से किसी भी बंदे को आप वहां से अगर आपको IoT हैकिंग करनी है तो shodan.io से ज्यादा बेस्ट वेबसाइट नहीं है। तो आपको पता ही नहीं होगा कौन से, आपको यूजर ही नहीं पता यूजर कितने हमारे चल रहे हैं अभी प्रेजेंट में। तो ये अप्रॉक्स एक माना गया कि इतने हमारे मिलियन यूजर्स अभी तक के हैं, समझ रहे हो आप ये चीज। अब डेटा प्राइवेसी सोशल मीडिया सेफ्टी में कैसे रखना है आप इसको समझो। यूजर का डेटा क्या होता है, यूजर का डेटा आप बताओ। यूजर का डेटा, अभी सपोज ये ओला है, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सेट करा हुआ है, ये ओला है, ओला के पास क्या है, कॉन्टैक्ट्स, स्टोरेज, फोटो, मीडिया फाइल्स, ठीक। लेकिन क्या सच में ओला को इन सारे
इस सारे परमिशंस की नीड है? बताओ। नो सर, नो सर, हम्म? है? नो सर, बिल्कुल नहीं है। फिर भी ये ले रहे हैं। स्नैपडील, क्या ब्लूटूथ, एसएमएस और माइक्रोफोन की नीड है? नो सर, नहीं है। हॉटस्टार जो कि एक स्ट्रीमिंग लाइव स्ट्रीमिंग ऐप है, लेकिन ये बॉडी सेंसर्स को डिटेक्ट करती है, फोन कॉन्टैक्ट्स को लेती है, और ये गूगल प्ले स्टोर पे ओपन है बिल्कुल, लेकिन हम इसको परमिशन दे रहे हैं। ये हमारी गलती है ना, हम इस चीज से अवेयर है ही नहीं, ये हमारी प्रॉब्लम है। फ्लिपकार्ट डिवाइस एंड ऐप इसकी, अब फ्लिपकार्ट को इसकी जरूरत है क्या? उसको सिर्फ लोकेशन से मतलब है, ठीक है, और लोकेशन से मतलब है और हमारे इंटरेस्ट से मतलब है, लेकिन वो तो दिखा देता है। लेकिन फ्लैशलाइट और कैमरे का भी एक्सेस लेता है वो, क्या इसकी सच में नीड है? नहीं है। तो जब भी आप ऐप को इंस्टॉल करो तो उसके परमिशंस को जरूर देखो, बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटेंशंस को हाइड करती है आपके जो मालवेयर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है। अभी हम आगे भी देखेंगे। पिंटरेस्ट को देखो, जो इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करता है क्या है, पब्लिक प्रोफाइल, फ्रेंड लिस्ट, बर्थडे, लाइक्स, ईमेल एड्रेस। तो क्या जो ये पिंटरेस्ट है, क्या सच में इसको इसकी नीड है? क्या नीड है इसको? इसको नीड नहीं है। और पिंटरेस्ट कितना फेमस ऐप है, बताओ। बहुत ज्यादा सर। फिर भी महाराष्ट्र साइबर सेल का, लेकिन ये सेम कहना है। देखो, जो ऐप फाउंड हुए, जो मलिशियस कोड के साथ जो ऐप हमको मिलते हैं, जो कि डे नाइट कीबोर्ड वॉलपेपर, इस एक टाइम था जो इस टाइम ये चला था काफी ज्यादा, लेकिन अब तो खैर कुछ चीजों को हटा दिया गया है। इसमें से कुछ है, कुछ नहीं है। जैसे कि लाइट, सुपर फ्लैश लाइट, सुपर कलर, हेयर ड्रायर, और रिंगटोन्स, फेवरेट ऐप की पेपर, और कॉम डॉट हिट कैमरा पे, गर्ली वॉलपेपर, फोटो मॉडिफाई, ये जितने भी ऐप्स हैं, ये सब के सब मलिशियस ऐप हैं। इनका इंटेंशंस कुछ और होता है, जस्ट लाइक अ ट्रोजन। ये आपके सिस्टम में वर्क करते हैं, आपको लगेगा हाँ ये वर्क कर रहे हैं, बट इनके इंटेंशंस अलग होते हैं। डेटा को लीक करना इनका काम होता है, ठीक है। सपोज जीबी व्हाट्सएप, आपको पता होगा जीबी व्हाट्सएप के बारे में क्या ही है वो, ठीक है ना। एक ओपनली मलिशियस सॉफ्टवेयर है वो। देखो, आप इस तरीके के आपको जॉब, डिस्काउंट, लॉटरी मैसेज आपको ऐसे आते होंगे कभी ना कभी, लेकिन इस पे कभी भी कांटेक्ट आपको नहीं करना है। ये सब एक रिक्वेस्ट सिस्टम जनरेटेड नंबर्स होते हैं जिस पे वर्क नहीं करते, कभी भी नहीं। मेन रीजंस क्या है? सबसे पहली चीज जो आपने बताया, लूप होल्स जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट में है, क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट में, क्योंकि देखो क्या है, लॉ इन्फोर्समेंट में हमारे स्किल बहुत, मतलब जो साइबर सेल की जो टीम होती है वो बहुत छोटी होती है। उनको नीड होती है कि हमारे पास ऐसे टेक्निकल यूजर्स आए और हमें ये सिखाएं, हमें ट्रेनिंग दे और हम उनसे सीखें। ये चीज पहला रहता है। लूप होल है जो कि लॉ इन्फोर्समेंट में है, ठीक है। पुलिस वालों से डरना नहीं है, बल्कि उनको ट्रेनिंग देनी है, उनसे जाके बातचीत करनी है और उनके कमी को समझना है, उनको कमी को दिखाना है और बताना है, सिखाना है उनको। और उसके बाद लैक ऑफ अवेयरनेस। बच्चों को, अगर आप सिक्योर हो अपने घर में, जरूरी नहीं है आपके मम्मी पापा भी सिक्योर हो, जरूरी नहीं है आपके फ्रेंड ऑफ सर्कल में सिक्योर हो, जरूरी नहीं है कि आपके रिलेशनशिप में सिक्योर हो। ये जो साइबर फ्रॉड है आज के टाइम पे, अगर ये आपके साथ नहीं हुआ, आपके खानदान में किसी के साथ होगा। खुदा ना खासा हो, लेकिन हुआ जरूर होगा। अभी आप में से कुछ लोगों के किसी ना किसी साथ कुछ ना कुछ फ्रॉड हुआ ही हुआ होगा। Am I right? हुआ है? बताओ आप लोग। यस सर। फिर ये चीज रहती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। हम मोबाइल तो यूज कर रहे हैं, बट हमें मोबाइल का सही यूज करना नहीं आ रहा है। सामने वाले बंदे को डिटेल ऐसे ही नहीं देनी है। देखो, अब तो खैर जो सोशल इंजीनियरिंग का ट्रेंडिंग थीम जो थे, व्हाट्सएप, कोविड के, लॉजिस्टिक, हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारे तो अब तो खैर थोड़े से कम हो गए। जैसे कि सोशल इंजीनियरिंग के टेक्निक, जो कि हब था जामतारा का, महिपालपुर में और मेवात में, ये सब तो पहले हब था। अब तो ये हब उठ के चला गया है पंजाब में, ठीक है। कोविड-9 के टाइम पे जो है ई कॉमर्स की, डिस्काउंट की वेबसाइट और लोन की, क्योंकि उस टाइम तो पैसे की बहुत भारी थी, तो लोन्स के, फंड्स के, तो इन सब का जो है काफी कोविड-9 के टाइम निकाला था। मालवेयर का क्या है, नो ओटीपी रिक्वायर्ड, स्पाईवेयर हाईजैकिंग फोन्स, ओटीपी रिकॉर्ड की जरूरत ही नहीं थी। तो ये सारे सीन था उस टाइम का। डिजिटल फुटप्रिंट्स का आप देखो, बात करते हैं। एनाटॉमी एक इल्यूजन होता है, बात तो एकदम करेक्ट है। देखो, यहाँ पर डिजिटल फुटप्रिंट्स की बात उन्होंने बताई है। मैं एक सिस्टम लॉग्स दिखाता हूँ। लॉग्स पता है आपको किसे कहते हैं? नो सर। लॉग्स नहीं पता, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे क्या इन्होंने कहा है, मी ऑन माई डेथ बेड। ये क्या कह रहे हैं? डिलीट माई ब्राउजर हिस्ट्री सन।
ठीक, यहाँ पे यही चीज हुई थी जब इनके साथ हुआ था, जब शेल्जा को जब किल करा था, तो इनकी ब्राउजिंग हिस्ट्री जब चेक करी गई थी, तो इन्होंने हाउ टू मर्डर और हाउ टू करके यहाँ पे इन्होंने काफी सर्च करा था, तो इससे ये पकड़ लिए गए थे। मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ कि देखो, जब अगर ऐसा भी कुछ होता है ना, तो हमारे सिस्टम पे लॉग जनरेट होता है। अगर सपोज आप पेन ड्राइव लगा रहे हो, ठीक है, अगर आप पेन ड्राइव लगा रहे हो या फिर सिस्टम में कुछ इंस्टॉल करते हो या फिर आप कुछ भी करते हो, तो फिर वहां पे क्या होता है, आपका लॉग्स जनरेट होता है। लॉग्स कैसे जनरेट होता है, आपको सिंपली विंडोज पे जाना है। विंडोज पे जाने के बाद आप टाइप करोगे EVENT और व्यूअर, ये आपका इवेंट व्यूअर है, ठीक है। और इवेंट व्यूअर आने के बाद आपको यहाँ पर विंडोज के लॉग्स देखने को मिलेंगे, और लॉग्स आपकी ये 4 होती हैं: एप्लीकेशन, सिक्योरिटी, सेटअप एंड सिस्टम। ये आपके लॉग्स रहते हैं। आपको यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो लॉग्स आपके, अगर आप फोरेंसिक्स करते हो, इन्वेस्टिगेशन करते हो, तो आपके लिए सिक्योरिटी लॉग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सर्च हो रहा है, तो यहाँ पर यहाँ के लॉग्स आपको मिलेंगे। जी। ऑडिट, एक्सेस, सिक्योरिटी, और इसमें सबसे मेजर इंपॉर्टेंट रोल रहता है इवेंट आईडी, ठीक है। ये चीज आपको लॉग्स यहाँ पे जनरेट होते देखने को मिलेंगे। अच्छा, लॉग्स होता क्या है, अगर आप सिस्टम पे कुछ भी वर्क करो, सपोज आपने एक पेन ड्राइव लगाई, या फिर आपने हार्ड डिस्क लगाई, या फिर आपने माउस लगाया, आपने कुछ भी लगाया हो, तो उसका एक लॉग जनरेट हो जाता है, समझ रहे हो आप? उसका एक लॉग जनरेट होता है, और लॉग जनरेट होकर सेव हो जाता है। वो आपको लॉग्स डिलीट भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर। अब देखो आप, यहाँ पे ये एक फेक वेबसाइट है, इसमें जरा नोटिस करो, ये एक फिशिंग वेबसाइट है, इसमें नोटिस करो क्या गलत है, क्या क्या इसमें है नोटिस करने वाली चीजें, बताओ। URL. Sir, URL. पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बताओ। Re-enter email. हम्म Re-enter email. एंटर सर ईमेल। पोर्ट्स भी गलत है इसमें, सिक्योर नहीं है। और सर इसका जो वेब पेज है सर, ये पुराना वर्जन में है, अभी लेटेस्ट वर्जन में नहीं आई है। पॉइंट। और हम्म बिल्कुल, जो जो आपने पॉइंट्स बताए वो सारे पॉइंट एग्जैक्ट। सबसे पहला, ये HTTP है, HTTPS नहीं है, ठीक है। दूसरा, फेसबुक का स्पेलिंग यहाँ पे देखो गलत है, देखो मैं दिखाता हूँ, देखो फेसबुक की यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, HTTP सिक्योर नहीं है, और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर फेसबुक का जो पेज है वो आउटडेटेड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, ये तो न्यू है, ये तो न्यू है, जी। इसमें क्या है, तो डिलीट करो। सर री एंटर ईमेल और मोबाइल नंबर। अच्छा, और कुछ बताना चाहेगा कोई? सर आई थिंक URL में जो वो यूज हुआ होगा ना, वो कोई सिंबल होगा या फिर कुछ अलग होगा। ओके, जिसने ये पॉइंट कवर करा है ना, री एंटर ईमेल और मोबाइल नंबर, यही एक वैलिड पॉइंट है, इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं, बाकी सब कुछ ओके है बस। क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी री एंटर ईमेल और मोबाइल नंबर नहीं मांगता है, चाहे जो सी भी वेबसाइट हो, कैसी भी वेबसाइट हो, नहीं मांगता है। बस नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और पासवर्ड, बस। गुड, वेरी गुड। उसके बाद आप देखो, ये रहे आपके कुछ पेटीएम कैश जैसे ये जो लिंक्स रहते हैं। देखो यहाँ पे सारे जितने भी ऐप्स हैं, ये सारे के सारे कौन सी सिक्योर, अनसिक्योर्ड ऐप हैं। जो वेबसाइट्स हैं सारी अनसिक्योर्ड है, HTTP है ना, और paytm.free. ऐसा कुछ नहीं होता, सब पे कभी भी अगर आए तो इनको पहचानना कैसे, इनको पहचानने के लिए, जैसे अगर सपोज आप वेबसाइट पे जा रहे हो, अगर आप इनका सोर्स कोड चेक करोगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा, ये देखो, मेथड इज इक्वल टू, या बबसूट से भी कैच कर सकते हो, मेथड इज इक्वल टू गेट करके मिलेगा, और login.php मेथड इज इक्वल टू गेट, ये आपको मिल जाएगा। और याद रखना ये चीज की, अगर आप किसी भी वेबसाइट पर अगर आप लॉगिन कर रहे हो ना, वहां पर आपको login.php देखने को मिल रहा है, तो आपको उसी टाइम उसी पेज से बैक हो जाना है, याद रखना ये चीज। login.php अगर आप ऑफिशियल साइट पे जाओगे, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, सब में .com पे आपको साइन इन करने को मिलेगा, बस, और कुछ नहीं मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्रोटेक्शन से। सिंपल है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है।
वर्ड लॉक सिक्योरिटी सॉरी यहाँ पे देखो आप मेरे ये आईफोन का है जो कि iOS का एप्पल का 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। अगर जो लोग आईफोन यूजर्स हैं तो उनके लिए है। देखो यहाँ पे जाओगे, अगर आप अपने मेन्यू पे जाओगे, यहाँ पासवर्ड सिक्योरिटी का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लेना है, ठीक है। जी। उसके बाद ये एप्पल आईडी वेरिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी जो कि आपकी होम स्क्रीन पे मिलेगा। असल में एप्पल का ये सिस्टम है कि पहली चीज तो आपको ये एक इनसिक्योर बोर्ड पे मिल जाएगा, ठीक है। इनके खुद की डिवाइस पे मिलेगा। दूसरा इनको आपको एक ओटीपी बेस्ड भी आपको मिलेगा। 2 तरीके से आप यहाँ पे ले सकते हो। गेट अ वेरिफिकेशन कोड आप यहाँ पे खुद से भी ले सकते हो और दूसरा आप ओटीपी का, ये एप्पल का प्लस पॉइंट है, ठीक है। आप दूसरा देख लो एंड्रॉइड का। एंड्रॉइड में अगर आप जा रहे हो तो पहले आप सेटिंग पे चले जाओगे, ठीक है। सेटिंग पे जाने के बाद प्राइवेसी पे जाने सॉरी हाँ प्राइवेसी पे जाने के बाद गूगल पे आपको मिल जाएगा ये सिस्टम, ठीक। उसको मैनेज गूगल अकाउंट पे जाओगे, सिक्योरिटी पे is जाओगे, off. 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर लेना है। अब यहाँ पे सिर्फ 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं आता है गूगल पे, यहाँ पे सिक्योरिटी कोड भी आता है, पास की भी आता है, पास पासवर्ड भी, ऑथेंटिकेटर भी आता है एंड सिक्योरिटी की भी आती है। सिक्योरिटी की पता है किसी को? हार्डवेयर सिक्योरिटी की पता है किसी को? यस जिसको नहीं पता है वो नो बोल सकता है। पता है यस और नो? यस जिसको नहीं पता मैं दिखा देता हूँ। ये देखो सिक्योरिटी यूबी को की कहते हैं, जो कि 7000 8000 की आती है। ये है सिक्योरिटी, ठीक है। यहाँ पे जब तक कि आप इसको अपने डिवाइस में नहीं लगाओ तब तक ये ऑथेंटिकेट नहीं करेगा आपके डिवाइस को, आईडी आपकी लॉगिन नहीं होगी। सेम यही चीज इंस्टाग्राम के लिए भी फॉलो होता है। अब जिसको नहीं पता उसके जरूर मैं बताऊंगा। फिंगरप्रिंट लॉक, ग्रुप्स को आपको मैनेज करना है, स्क्रीन लॉक को मैनेज करना है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब आप देखो पासवर्ड में देखो, अगर आप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 4 कर दो, स्टार्ट को बहुत अच्छे से बैकग्राउंड से वॉइस आ रही है, म्यूट कर लीजिए आप। बैकग्राउंड से वॉइस आ रही है काफी, म्यूट कर लीजिए। Request you all kindly mute yourself because we are unable to hear you. Mr. Aditya, please mute. जी सर। तो अब इस चार्ट को आप अच्छे से समझिएगा कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मतलब अगर आप सपोज आपने पासवर्ड सेट करा है 1 2 3 4, ये अगर आपने पासवर्ड सेट करा है, अगर खाली नंबर ओनली है तो फिर अगर सिर्फ नंबर है 1 2 3 4 तो ये इंस्टेंटली ब्रेक हो सकता है। अगर लोअर केस में अगर आपने अल्फाबेट्स को रखा हुआ है ABCD, वो भी इंस्टेंटली ब्रेक हो सकता है। अपर केस एंड लोअर केस लेटर अगर आपने रखा है इंस्टेंटली ब्रेक हो सकता है। नंबर्स अपर एंड लोअर केस लेटर अगर आपने रखा है इंस्टेंटली ब्रेक हो जाएगा। ये Mr. Aditya, please mute yourself. Some background noise is coming from your side. यस Aditya Kashyap. जी सर। आदित्य आप अपना माइक बंद कर दीजिए। जी सर। ठीक है। तो 4 5 एंड 6, अब 6 में आप देखो नंबर ऑफ अपर, ये आप स्क्रीनशॉट एक ले लो, जो लेना चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। तो नंबर अपर एंड लोअर केस लेटर में अगर आपको 6 है तो 1 सेकंड आपके लगेगा आपका क्या होने में, ब्रेक होने में, फिर 5 सेकंड। लेकिन जब आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ाते हो, नंबर ऑफ कैरेक्टर जब अगर आप 18 तक के लेके जाते हो, तो अगर खाली नंबर है तो 9 महीने लग जाएंगे। अगर लोअर केस लेटर है तो 23 मिलियन ईयर्स लग जाएंगे। अपर एंड लोअर केस लेटर है अगर 18 है सिर्फ तो 6 ट्रिलियन ईयर्स लग जाएंगे। नंबर अपर लोअर केस तो 100 ट्रिलियन ईयर्स, और अगर नंबर अपर केस एंड लोअर केस सिंबल्स भी अगर आप यूज करते हो तब तो फिर आप पता नहीं कितने ज़माने हो जाएँगे, फिर आपका ब्रेक ही नहीं होगा। अच्छा, मैं इसके साथ एक आपको एक पॉइंट भी दे देता हूँ। देखो आप, अगर सपोज़ आपको सेट करना है अपना पासवर्ड, ठीक है ना?
कि अब बात करी जाती है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखने की, ठीक है? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स किस तरीके से रखा जाए। तो एक आता है आपके पास बिटवार्डन, ठीक है? बिटवार्डन एक साइट आती है, ये सबसे बेस्ट पासवर्ड मैनेजर है और सबसे बेस्ट पासवर्ड सिक्योर रखता है ये, और सिक्योरिटी के मामले में भी एक नंबर चीज़ है। आज तक के ऐसा नहीं है कि कभी इसका पासवर्ड ब्रीच हुआ हो। तो आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है सिंपल, ठीक है? और यहाँ पे आपको एक्सटेंशन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, क्रोम वेब स्टोर पे जाके अपने एक्सटेंशन को ऐड कर लेना है बिटवार्डन का। मैं दिखा देता हूँ। जो सिस्टम यूज़र हैं, जो लोग सिस्टम यूज़र हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो मोबाइल यूज़र हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ जाएगा। लेकिन जो सिस्टम यूज़र है, आधा टाइम सिस्टम में बीत जाता है, उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं दिखा देता हूँ। वहाँ यहाँ पे जाना है और आपको बिटवार्डन ऐड कर देना है, ठीक है? ये है ना बिटवार्डन पासवर्ड मैनेजर। जैसे ये मेरा ऐड है यहाँ पे। आप इसको यहाँ पर ओपन करोगे, सपोज़ एग्ज़ाम्पल जैसे कि मेरा ये देखो अकाउंट है, मैं इसको दिखाऊँगा नहीं। अब यहाँ पे क्यों? क्योंकि ये आया नहीं, इसलिए कि मेरा पेज ऑलरेडी लॉगिन है। लेकिन अगर आप इसमें से क्या कर सकते हो? आप इसमें से अपने पासवर्ड को सेव भी कर सकते हो, ठीक है? सेंड भी कर सकते हो, जनरेट भी कर सकते हो। अभी तक के हम क्या देख रहे थे? 18 बिट का पासवर्ड जो मैं दिखा रहा था आपको। देखो कितने बिट का पासवर्ड है? सिर्फ़ 18। लेकिन आप यहाँ से जाओगे और यहाँ से जनरेटर पे जाओगे आप, और जनरेटर पे जाने के बाद आप देखो, ये है आपका 18 बिट का पासवर्ड, ये है। इसमें आप क्लिक कर लोगे, ए कैपिटल, ए स्मॉल, 09 एंड सिंबल्स, और ये 18 बिट का पासवर्ड है। गूगल जो हमारा जीमेल है, वो पासवर्ड हमारा सेव रखता है मैक्सिमम 97 100 बिट का पासवर्ड वो लास्ट लेता है। तो आप यहाँ से जो बिट का पासवर्ड लोगे, जैसे सपोज़ 99 बिट, आपने इतना ले लिया। आप ये पासवर्ड अपने पास सेव करके रख लो। इसी में सेव कर लो, इसी वॉल्ट में, कहीं अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं, इसी में सेव कर लो। बस जनरेट कर लो पासवर्ड यहीं से, और सबसे सिक्योर पासवर्ड, ठीक है? एक तो ये हो गया। दूसरा, ठीक है? ये चीज़ हो गई। बाद आ गया आपका MFA 2FA, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और 2FA, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो इसमें क्या रहता है? समथिंग यू नो, समथिंग यू हैव, समथिंग यू आर एंड लोकेशन। समथिंग यू नो दैट मीन्स नॉलेज, कि आपको पता हो। ये मैं आपको बता रहा हूँ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में। दिस फैक्टर रिफर्स टू इन्फॉर्मेशन दैट ओनली द यूजर शुड नो सच एज़ अ पासवर्ड। अगर आपको कुछ भी पता है, ठीक है? और आंसर आपको पता है, सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपको पता है, तो ये आपका समथिंग यू नो, ये किसमें आएगा? ये आएगा आपका 2FA में। समथिंग यू हैव दैट मीन्स पोजीशन, आपका एसएमएस आएगा, आपके पास ईमेल आएगा, या फिर आपने कोई ऑथेंटिकेटर का डेडिकेटेड ऐप सेट कर रखा होगा, दैट मीन्स की पोजीशन, ये आपका MFA में, सॉरी 2FA में काउंट होगा। समथिंग यू आर इनहेरेंस जिसे कहते हैं, जिसमें आपका रेटिना स्कैन, फेशियल रिकॉग्निशन एंड या फिर वॉइस रिकॉग्निशन, ये आ जाएगा आपका MFA, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। लोकेशन, कि अगर आप आपसे लोकेशन भी पूछ रहा है, सम एप्स, सम सर्विसेज रिक्वायर्ड लाइक पर्टिकुलरली लोकेशन, और अगर वो आपसे लोकेशन और एक्सेस भी मांग रहा है, वो आपका आ जाएगा MFA में, दैट मीन्स कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अभी इसमें जो है, आप ये देखो MFA 2FA में कंफ्यूज मत होना। MFA मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2FA टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये जितनी भी चीजें हैं, चारों पॉइंट्स, ये मल्टी फैक्टर में आती हैं। ऊपर के 2 पॉइंट ये जो है, ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में आते हैं। एकदम क्लियर, ठीक है? इसमें कोई डाउट है किसी को? स्टूडेंट्स, इसमें कोई डाउट है आप लोगों में किसी को? MFA No, 2FA sir. में? No, sir. ओके, ओके, ओके। व्हाट इफ समथिंग गोज़ रॉन्ग, क्या करना चाहिए? रिपोर्ट इमीडिएटली, सबसे पहली चीज़ तो रिपोर्ट करना इमीडिएटली अगर कुछ हो जाता है, ठीक है? अगर इसमें आपको एक तो चीज़ आपका रहता है कि मैलवेयर से काफ़ी ज़्यादा अटैक करा जाता है आज के टाइम पे, प्रेज़ेंट टाइम पे अगर अटैक करते हैं, तो मैलवेयर का अटैक और मैलवेयर का काम बहुत ज़्यादा रहता है, और मैलवेयर आपके एडवर्स हो सकते हैं, और काफ़ी आपके फ़िशिंग साइट्स भी हो सकती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, जिससे आपके ऊपर अटैक किया जा सकता है। इससे कोई बचता नहीं है, पहली चीज़ तो। और थोड़ा-सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, जैसे कि सिस्टम हैकिंग रहा, ठीक है? सॉरी, मैं आपको टाइप्स ऑफ मैलवेयर्स में कुछ बताना चाहूँगा। जैसे कि
कीलॉगर हो गया, आपका एडवेयर हो गया, स्पाईवेयर हो गया, ट्रोजन हो गया, रैट, स्पाईवेयर, बॉटनेट ट्रोजन्स, वायरस, वॉर्म, रैंसमवेयर, ये सारे जितने भी टाइप के मैलवेयर्स हैं, आपको इन सब से बच के रहना है, ठीक है ना? ये चीज़ आपको समझ के चलनी है। और अगर ये आपको नॉर्मल अगर ऐसा कुछ फ्रॉड हो जाता है और नॉर्मल आपको 5 लाख के अगर ऊपर का अगर अंडर में अगर आपका फ्रॉड होता है, फाइनेंशियल फ्रॉड अगर आपके साथ आता है, तो गवर्नमेंट का ये पोर्टल है कि आप चक्षु साइट एक है इनकी, इस पे आप रिपोर्ट कर सकते हो एनोनिमसली, ठीक है? इससे बड़ा अगर कुछ फ्रॉड होता है, तो फिर आप उस पे भी रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है? 1930 पे आप हेल्पलाइन पे भी कॉल कर सकते हो और cybercrime.gov.in पे भी आप क्या कर सकते हो? रिपोर्ट कर सकते हो एनोनिमसली, ठीक है? जिसमें आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो गुप्त रखी जाएगी। इज़ इट क्लियर? जी सर। समझ में आ गया आपको? कोई भी अब यहाँ पे कुछ भी अगर किसी को भी डाउट है, किसी भी रिगार्डिंग कुछ पूछना हो, करियर के रिगार्डिंग, मिशन से रिगार्डिंग, कुछ भी पूछना हो, एकदम फ्रीली पूछ सकते हैं। ओके सर। क्वेश्चन है किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर अगर साइबर सेल के साथ अगर हमको मतलब ट्रेनिंग करना हो, इंटर्नशिप करना हो, हाँ तो जी। क्या जरूरी है कि हमें मतलब वेट करना पड़े कि नोएडा पुलिस या दिल्ली पुलिस या हरियाणा पुलिस का वो इंटर्नशिप प्रोग्राम निकले, या हम नियर बाय अपने साइबर थाने पे भी जाके बात कर सकते हैं ऐसा? अगर बात भी करेंगे तो किस पोजीशन के ऑफिसर से करेंगे ये बात? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। इससे रिगार्डिंग किसी और को भी कुछ जानना हो? सेम क्वेश्चन ही किसका-किसका है? गुड, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, पहली चीज़ तो अपने लखनऊ में इंटर्नशिप वाला कोई खास सीन रहता नहीं है, ठीक है? बिकॉज़ ऑफ यहाँ की लॉ एनफोर्समेंट थोड़ा-सा बैकवर्ड है, थोड़ा-सा बैकवर्ड। वर्क होता है लेकिन उतना ज़्यादा यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि स्पेशलाइज़्ड ग्रुप है, वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है? और क्यों? क्योंकि यहाँ की जनता भी उतनी खास अवेयर नहीं है। जो मैंने अभी तक यहाँ पे नोटिस करा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं एकदम प्रॉपर्ली कह रहा हूँ, इसलिए। यहाँ पे आपको इंटर्नशिप मिलना बहुत मुश्किल है और ना ही मैंने अभी तक के ना मैंने सुना कि यहाँ पे इंटर्नशिप निकली है। अगर आपको प्रॉपर्ली इंटर्नशिप करनी है तो आप गुरुग्राम, साइबर सेल जैसे आप वहाँ पे जाके इंटर्नशिप कर सकते हो। बट मैं आपको इससे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन ये बताऊँगा कि आप एमएचए की साइट पे जाके एज़ एन साइबर वॉलंटियर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर आपको वर्क करना है लॉ एनफोर्समेंट के साथ, साइबर सेल के साथ अगर आपको वर्क करना है, तो आप क्या करो कि साइबर वॉलंटियर आप साइबर वॉलंटियर में जाओ और अपने आप को रजिस्टर कर लो, ठीक है? ये देखो आप रजिस्टर है साइबर वॉलंटियर नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल। अब यहाँ पे क्या होगा आप अपने ये जो पोर्टल है यहाँ से जब आप रजिस्टर कर लोगे अपने आप को, आप अपने नज़दीकी साइबर सेल जो भी होगा अगर आप लखनऊ से हो तो आपका हज़रतगंज में आ जाएगा तो आप हज़रतगंज में भी जा सकते हो। वहाँ पे आप जाओगे, वहाँ पे आपके पोर्टल पे आ जाएगा। उसके बाद आपके जो नियरेस्ट थाना होगा, उस थाने से let have been understood ये 19CS211 मिथुन जी who is he? Hi, sir. Myself Midun. I already told you. Okay. I remember. Sorry. I forgot. So let me tell you. तो मैं ये बता रहा था कि आपके जो नज़दीकी थाना होगा, पहले मैं बता दूँ फिर मैं आपको बता दूँगा, ठीक? तो जो आपको नज़दीकी थाना होगा वहाँ पे आपका एलआईओ हो जाएगा और वहाँ से ही आपका क्या होगा, पूरा का पूरा आपका हो जाएगा। उसके बाद आप साइबर सेल में जाके वहाँ पे आप प्रॉपर्ली साइबर वॉलंटियर की तरह वर्क करोगे। सपोज़ आप लखनऊ में हो, लखनऊ में आपने क्या करा अपने आप को साइबर वॉलंटियर की तरह आपने रजिस्टर कर लिया। टीपीसी पोर्टल नेम साइब में आपको क्या करना हो आई सेंड यू इन चैट बॉक्स आई सेंड यू इन चैट बॉक्स। Those are interested to work with law enforcement. First of all, go on cybercrime.gov.in and register yourself cyber volunteer as an cyber volunteer and wait. I send you the link.
मैसेज वहाँ पे अपने आपको रजिस्टर कर लेना है और अपने नियरेस्ट लोकेशन पे जाके जो भी थाना होगा आपको वहाँ जाकर बताना है कि मैंने अपने आप को साइबर वॉलंटियर रजिस्टर करा और हम इंटरेस्टेड हैं आपके साथ वर्क करने के लिए, ठीक है। और मैं अगर आपको बता दूं, अगर आपको प्राइवेटली अगर आपको इंटर्नशिप करनी हो तो आप हमारी वेबसाइट को भी जो सॉरी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यू आर यू इंटरेस्टेड टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप? In this group, we provide the jobs and internship also. I provide you the same link, chat box. एक चीज और मैं बता दूं कि क्योंकि सरकार ये हमारी गवर्नमेंट की तरफ से है कि साइबर वेडनेसडे साइबर वेंसडे आप मना सकते हैं, तो आप किसी भी कॉलेज में किसी भी जगह पर भी आप जाके बात कर सकते हो और वहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो है साइबर वेडनेसडे है और हम जो है इसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं, हम अवेयरनेस कराना चाह रहे हैं, हम सेशन कराना चाह रहे हैं, तो हम आप इसके लिए भी सामने वाले को पिच कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो। और जो लखनऊ से हैं तो वो भी मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं और वो भी मुझे बता सकते हैं ताकि हमारी भी टीम बिल्डअप हो। और हमारी टीम ऑलरेडी है वॉल ऑफ सिक्योरिटी कम्युनिटी की जो इसमें हम कराते हैं, तो वो मेरे से पर्सनली आके भी मिल सकते हैं और बता सकते हैं कहाँ पे सेशन कराना है, हम ज़रूर सेशन कराएँगे। जो लखनऊ से हैं वो लोग वो मुझे पर्सनली पिन कर सकते हैं मुझे, ठीक है ना? ओके? यस सर। हाँ जी। और हमारा जो ऑफलाइन मीटअप होता रहता है, जो कि हम ऑल ओवर इंडिया कराते हैं, तो उसमें भी मैं कहूँगा, मैं सबको इनवाइट कर रहा हूँ कि आप लोग भी आएँ। आप लोग भी आएँ और हमारे मीटअप को मैं दिखा देता हूँ, मैं कुछ मीटअप्स में दिखाता हूँ। द हैकर्स मीटअप जो कि हमने लास्ट टाइम हमने कराया था, जो कि ये लखनऊ का है। IIM में कराया हम लोगों ने और काफ़ी जगह पे कराया। उसके बाद पुणे में, सोनीपत में, सूरत में, मुंबई, बड़ौदा, अहमदाबाद, बैंगलोर, गुरुग्राम, जयपुर और बैंगलोर में है क्लाउडसेक में हमने कराया, MIT में कराया। तो आप यहाँ पर भी आके हमें जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि हम मीटअप्स एंड सेशंस कराते रहते हैं। कैन यू प्लीज़ प्रोवाइड द रोड मैप ऑफ डिजिटल फोरेंसिक्स? ज़रूर। आप मुझे आफ्टर दिस मीटिंग आप मुझे मैसेज करिएगा, ठीक है? मैं आपको कंप्लीट गाइड कर दूँगा फोरेंसिक्स के बारे में। इस सेशन में तो नहीं, ये सेशन हमारा काफ़ी बड़ा हो गया है, तो मैं आपको फोरेंसिक्स के लिए जिसको फोरेंसिक्स में गाइडेंस चाहिए होगी, तो वो सब आपके पास सबका मेरा नंबर आपके पास है, ठीक है? असल में जो आपको जिसमें से मैसेज आ रहा था, मेरा नंबर भी नोट कर लो। आप मुझे इस पे नंबर पे मैसेज कर देना जो मुझे पिन कर देना ताकि मुझे इंडिपेंडेंट यस इट्स एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स अ NGO। ओके, तो जिसको कोई भी डाउट हो किसी भी रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है? मीटअप फ्री है, मीटअप एकदम फ्री है, मीटअप में कोई चार्ज हम नहीं लेते, मीटअप एकदम फ्री है। आप हमारी कम्युनिटी में जब ज्वाइन हो जाओगे, अगर जो हमारी वॉलॉक सिक्योरिटी कम्युनिटी में ऐड नहीं है, तो हमारी वॉलॉक सिक्योरिटी कम्युनिटी में ऐड हो जाना। इसमें जो ऐड नहीं है, सबके पास मेल गया हुआ है, उसमें वॉलॉक का ग्रुप भी है, तो उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाना और उसी में ही हम ऑल ओवर इंडिया जहाँ-जहाँ मीटअप होते हैं, जहाँ-जहाँ सेशंस होते हैं, हम सबको जो है बता देते हैं।
उस ग्रुप पे भी हम बताते हैं, और खास करके हमारे लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स भी जितने भी हैं वो भी वहाँ के कनेक्ट होते हैं। जैसे कि सपोज बैंगलोर है तो बैंगलोर के साइबर सेल के जो ऑफिसर्स हैं वो भी कनेक्ट होते हैं। लखनऊ में हजरतगंज के साइबर सेल से जो ऑफिसर्स हैं, जस्ट लाइक हमारे सतीश सर हो गए जो कि साइबर सेल के इंस्पेक्टर हैं, और हमारे अभी क्या नाम है उनका यार, सुनील सर हो गए, सुनील सर आते हैं। यस, इज इट द hackersmeetup.org, इज इट, या इट्स फ्री। तो और एक है हमारे सौरभ सर जो कि अभी रिसेंटली अभी एसटीएफ में शिफ्ट हुए हैं, वो अभी प्रमोशन हो गया है उनका। पहले यहीं साइबर सेल में थे, लीड करते थे, एसआई थे वो यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी कम्युनिटी भी काफ़ी बड़ी है, और इसी के साथ-साथ हमारे साथ एसपी सर भी हैं, जो अभी हैं उत्तर प्रदेश के, राजेश यादव सर। और आपके लिए एक प्लस पॉइंट मैं बता देता हूँ कि जो बहुत बड़ा रोल रहा है अपने साइबर सेल में या फिर अपने लखनऊ में, वो प्रोफ़ेसर त्रिवेणी सिंह का रहा है, आईपीएस ऑफ़िसर रहे हैं वो। अभी तो ख़ैर उन्होंने खुद का एक एफसीआरएफ भी एक बनाया उन्होंने, फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन है उनका। तो वहाँ पे भी हम लोग गए थे, वहाँ भी हम लोगों ने देखा काफ़ी अच्छे जगह से आए थे लोग, मतलब अलग-अलग जगह के डीजीपीज़ आए थे, जैसे लाइक सूरज कुंडू सर, ठीक है? संजय कुंडू सर और अशोक सर, वो आईपीएस हैं। और मतलब 4 जगह से आए थे। सुरेश नानकिया सर, वो रिटायर्ड डीजीपी ऑफिसर हैं वो, ठीक है? इस तरीके से काफ़ी सारे लोग आए हुए थे, मतलब बहुत सारे लोग। मैं दिखाता हूँ मेरे पास अगर फ़ोटोज़ अगर हैं तो। तो अगर आप कम्युनिटी में ऐड हो गए ना, तो आपको पढ़ने से ज़्यादा साथ में बैठने से, वो उसे कहते नहीं है कि आपकी कंपनी कौन-सी है डिसाइड करेगी कि आप क्या हो। तो अगर आपकी कंपनी अगर आप साइबर सिक्योरिटी की, तो आप फिर जो है बंदे बहुत तगड़े हो, फिर किसी से समझ जाएगा। आप यहाँ पे भी जैसे कि यहाँ पे अ, अभी राजेश यादव सर हैं, आप उनसे भी मीट कर सकते हो, वो भी हमारे इवेंट्स में आते रहते हैं। मैं लास्ट इवेंट उनका दिखाऊँगा मैं, वो भी अच्छे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अगर लॉ एनफोर्समेंट के साथ वर्क करना है, आप गवर्नमेंट की आप हेल्प करो, आप उनके साथ वर्क करो आप। आप इंटर्नशिप क्यों ना पढ़ोगे, आप इंटर्नशिप सरकार निकालेगी तो हम वर्क करेंगे। भाई आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा कि सरकार निकालेगी तो आप काम करोगे, नहीं। भाई आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप रियल टाइम केसेस पे वर्क कर पाओगे, और आप ही के लिए ज़्यादा ये बेनिफिट है कि आपकी थिंकिंग बढ़ेगी, आपका क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होंगी, ठीक है? आप इस पॉइंट को नोट रखना, कि सरकार जब करेगी, साइबर सेल जब निकालेगी तब हम करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। आप अपने से आगे आओ, ठीक है ना? कि हम उनके लिए वर्क करेंगे। सर बट उधर से रिस्पॉन्स तो नहीं आता ना सही। कोई इश्यू नहीं, आप जाओ, आप आप डायरेक्ट एसपी से जाके मिल लो, एसपी सर से जाके मिल लो आप, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो, कोई इश्यू नहीं है, और होपफुली आ जाएगा। आप अपना सही रखो, जैसे कि ये देखो मैं दिखाता हूँ, जो हमारा लास्ट इवेंट हुआ था, आप ये देखो, ये हमारे सौरभ सर थे, जो कि अभी इनका एसटीएफ में ये शिफ्ट हो गया है, इस साइबर सेल में ऐसा ही थे, देखो आप, ये और और भी बताऊँ, अभी मैं एफसीआरएफ का दिखाता हूँ। एफसीआरएफ जो कि हुआ था इन अभी 2024 का जो समिट होता है, आप इस समिट्स में भी जाओ। अगर आप समिट्स में नहीं जाओगे, तो आपको नहीं पता चलेगा कि भाई रियल टाइम में केसेस क्या चल रहे हैं और रियल टाइम पे वर्क क्या हो रहा है। आपको यहाँ ये जानना भी ज़रूरी है। आप समिट्स में जाओ, अलग-अलग सिटी में अलग-अलग टाइप के समिट्स होते हैं। तो मैं अभी दिखाता हूँ। अ, ये देखो, एफसीआरएफ का। त्रिवेणी सिंह जो थे, जो आईपीएस रह चुके हैं, वो भी उनका बहुत अच्छा रोल रहा है उनका। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने वर्क करा है, करीब 1000 प्लस उन्होंने क्राइम्स को जो है उन्होंने सॉल्व करे हुए हैं, और उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को जेल के अंदर भी डाला हुआ है, ठीक है? काफ़ी एक्सपीरियंस सर है वो। अभी मैं दिखाता हूँ। आप ये देखो। ये हैं डॉक्टर दीपक सर, ठीक है? ये दीपक सर हैं ये। ये जो है फोरेंसिक्स के हैं ये, प्रॉपर डिजिटल फोरेंसिक्स के लिए। अगर फोरेंसिक्स के लिए जानना है तो आप इनको लिंक्डइन पे कनेक्ट हो जाओ, ठीक है? संतोष, ये देखो, ये जो है त्रिवेणी सर हैं, जो कि पहले यूपी पुलिस हेडक्वार्टर्स में ही बैठते थे, इनसे भी हम लोग मिले हुए, काफ़ी काफ़ी अच्छे सर हैं ये,
ठीक है? कोई भी इश्यू नहीं, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप बताओ कि मैं लखनऊ से हूँ, मैं वॉरलॉक सिक्योरिटी में सेशन जॉइन करा था, अभी बिल्कुल बता देंगे आपको, बहुत अच्छे से हेल्प कर देंगे, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? बहुत अच्छा जानते हैं, रेफरेंस दे देना, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? ये संतोष खटसारे सर हैं, मिलिट्री रिटायर्ड हैं ये, ठीक है? बाकी ये देखो, जो मैं अभी साइबर पीस बता रहा था ना, तो साइबर पीस के ये मेजर विनीत सर हैं ये, तो मेजर रैंक से रिटायर्ड है। और ये है दिल्ली के डीवाईएसपी सर हैं अंकुश मिश्रा, आप इनको भी देख लेना। तो ये सारे लोग हैं कम्युनिटी के जो कि साइबर सेल में, साइबर सिक्योरिटी में ऑलरेडी प्रॉपर्ली वर्क करेंगे। वो तरुण सर जो कि हम लोग गए थे साथ में, तरुण सर है जो कि आपका सेशन लेंगे बग बाउंटी का। तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस फील्ड में हो तो आप इस कम्युनिटी के लोगों को भी जानो, कौन किस फील्ड में क्या वर्क कर रहा है। तो इससे क्या होगा, आप ही की हेल्प होगी। समझ रहे हो आप? लिंक्डइन पे आप फॉलो करो सबको। जो लेटेस्ट हमारे क्राइम्स हो रहे हैं, लेटेस्ट जो इवेंट्स हो रहे हैं, आपको सबके बारे में अपडेट मिलती रहेगी। समझ रहे हो आप? यस सर। ओके, चलते हैं अब। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? कोई क्वेश्चन नो किसी का? हेलो आर, हेलो आर क्या थोड़ा सा एलिब्रेट करोगे? अच्छा, इतना तो, इतना इजी नहीं है कि जो है मिल जाए, इतना इजी नहीं है कि हेलो आर मिल जाए इतनी आसानी से। बस ये रहता है कि आपको थोड़ा सा अपना पोटेंशियल दिखाना पड़ेगा। आपको अपना पोटेंशियल दिखाना पड़ेगा, देन विल होप कि आपको मिल जाए। बस आपके पास एक ही ऑप्शन है जो कि सरकार ने निकाला हुआ है पब्लिक के लिए, वो है साइबर वॉलंटियर एंड सेलिब्रेट द साइबर वेंसडे। ये 2 ऑप्शन है आपके पास और यही आपका ऑप्शन, यही इसी में ही आपको प्रूव करना है कि आप बेस्ट हो, तो ही वो आपको जो है सोचेंगे फिर। तब आपको फिर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिलेगा। कभी कुछ-कुछ केसेस में मिल भी जाता है। नहीं तो फिर आपको प्रूव करना पड़ता है, उनके आप केसेस सॉल्व करके दो, तब भी मिल जाएगा। नहीं तो क्या क्यों करें आपको रिकमेंड? है ना? एक पॉइंट ये भी तो आता है ना, सरकार के पास पुलिस ऑफिसर्स की कमी थोड़ी है, लेकिन आपको क्यों रिकमेंड करे वो? तो पॉइंट होना चाहिए ना। तो ये पॉइंट आप सिर्फ 2 जगह पे आप प्रूव कर सकते हो अपने आप को। या तो साइबर वेडनेसडे में उनका आप हेल्प लो और वहाँ पे अपने आप को प्रूव करो। दूसरा जो है साइबर वॉलंटियर बन के उनके केसेस को आप सॉल्व कर दो। सिंपल है, मैं केसेस देखो सॉल्व करने की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो है आप बहुत कुछ इंतजाम करो। साइबर वॉलंटियर में आपको क्या करना है, सिंपली कोई भी केस आ गया, कोई भी केस आ गया, केस आने के बाद आप वहाँ पे विक्टिम का आईपी निकाल लो, विक्टिम का यूज़र निकाल लो, प्रोफाइल्स निकाल लो आप, और प्रोफाइल्स लेने के बाद ये सारी जितनी भी डिटेल्स हैं, आप उसका एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन निकाल लो। इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद आप उनको दे दो। अच्छा, मैं एक बता देता हूँ, लॉ एनफोर्समेंट को एक चैलेंजिंग ये फेस करना पड़ता है कि वो विक्टिम को पकड़ तो लेते हैं, ठीक है? भई ये विक्टिम है, इसने काम करा है, इसने कांड करा हुआ है, ये चीज़ पकड़ लेते हैं। बट क्या सीन रहता है कि वो डॉक्यूमेंट में ये प्रूफ नहीं कर पाते हैं, कोर्ट में, मजिस्ट्रेट के सामने ये प्रूफ नहीं कर पाते कि इसी बंदे ने करा है। ठीक है ना? ये मैं आपको एक लूप होल बताता हूँ, ये लॉ एनफोर्समेंट के अंदर है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, ठीक है? वो टेक्निकल नहीं है, आप टेक्निकल हो, तो आप उनको ये प्रूफ करके दो। उसके जो लॉग्स हैं, उनके जो लॉग्स होते हैं, जो भी क्राइम कर रहा हो, किसी भी टाइप का, आप उसके लॉग्स को कवर करो और उसको जो है प्रिंट करके उनको दे दो, कि इस टाइम, इस जगह, इस तरीके से उसको क्या करा है। बिल्कुल करेक्ट, फुटप्रिंट्स। तो आप उसको क्या करो? आप उसको दे दो, आप उसकी डिजिटल फोरेंसिक्स करो, प्रॉपर बेहतरीन। आप इस तरीके से दो, उनके डॉक्यूमेंटेशन में आप उनकी हेल्प कर दो, ताकि वो क्या करें, मजिस्ट्रेट के सामने उनके मतलब कि जो भी विक्टिम है, जो जिसने भी क्राइम करा है, उसको लिए हेल्प हो सके कि ये मतलब पुलिस के लिए ये हेल्प हो सके कि वो उसको प्रूव कर दे कि ये गलत है। आप इसमें हेल्प करो।
पॉइंट समझ में आ गया मेरा? यस सर। ओके। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? कहाँ सेंड करें? सर आईपी कैसे निकालेंगे किसी वेबसाइट का, अगर ऐसे कोई मतलब हैक किया हो, मतलब कि कोई फ्रॉड किया हो तो आईपी कैसे निकालें? वो डिपेंड करता है उसने फ्रॉड कैसे करा। पहली चीज तो आपके पास ओपन सोर्स भी आप निकाल सकते हो और उसके ऊपर आप सोशल इंजीनियरिंग भी कर सकते हो। सोशल इंजीनियरिंग भी बहुत तरीके की है। आप ये स्पेयर फिशिंग करना चाह रहे हो या फिर आप विशिंग करना चाह रहे हो, किस तरीके की आप फिशिंग करना चाह रहे हो, आप ये तरीका भी है और पब्लिकली डोमेन से भी आप निकाल सकते हो। ये तरीके हैं आपके पास। नहीं सर, नहीं सर, एक मतलब गेम प्रेडिक्शन था तो मैंने उसमें मतलब 10,000 रुपये हो गए, तो मैंने कहा, उसने कहा कि रिकॉर्ड थे कि 6,999 रुपये लगाओ वो का आईडी वेरिफिकेशन का 1,000 रुपये विड्रा का। तो मैंने लगाया सर, उसके बाद उसने विड्रा किया तो रिफंड रिफंड बोल रहा था कि उसी में रिफंड हो रहा था, ना ही मेरे को रुपये दे रहा था। और उसने दूसरे दिन मेरी आईडी चेंज कर दी, ना ही मैं उस गेम में एंटर कर पा रहा हूँ, वो न्यू फिर से बना रहा है। अच्छा, यस सर, तो उस ऋषि सर को बताया था। इसको बताया था, ऋषि सर को बताया था इसके यस सर। रिगार्डिंग। मेरे से पर्सनली मेरे को डीएम करना, तो मैं आपको प्रॉपर्ली इसका समझा दूंगा कि किस तरीके से हम इसमें इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अगर हम ऐप पे करते हैं ना, तो ऐप पे करने के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बाद में हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल रहता है डेटा, इसलिए मैं अभी नहीं बताऊंगा पब्लिकली। तो यस सर। इसमें क्या होता है कि हर एक का जितने भी है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और आपका जितने भी सोशल साइट्स हो गए, हर एक के पास एक नोडल ऑफिसर होता है। उनको मैसेज किया जाता है और नोडल ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करके उनकी सारी जो भी डिटेल्स होती हैं आईएसपी के थ्रू सारी डिटेल्स निकाल कर दे देता है। तो बेसिकली अभी वर्क है आपका उसका, किसका, ऐप का वर्क है। तो हम ऐप यस के सर। वर्क के लिए, तो हम ऐप का जो भी डोमेन से, जिसने भी उसने सर्वर डोमेन लिया, पब्लिक डोमेन लिया, हम उस पर इन्वेस्टिगेट करेंगे और उस पर फिर वर्क करा जाएगा। ये चीज़ है। लेकिन ये सारा वर्क करने से पहले आपको सबसे पहले क्राइम रिपोर्ट करना पड़ेगा, तभी ये वर्क हो सकता है। यस सर। और आप मेरे को मैसेज करना, तो फिर मैं आपको इसका आगे की और डिटेल दूँगा, वहाँ कैसे वर्क करना है। थैंक यू सर। ओके। मनीष जी, और सी मनीष जी, कैसे हैं आप? मसूद सर, सब बढ़िया इधर। बढ़िया हैं? Yes sir, yes sir. Like I joined the session half an hour late, but yeah, I followed all your lectures. यस, मोस्ट ग्लैड टू। बहुत अच्छी बात है, आप मिले काफ़ी टाइम बाद। कहाँ हैं अभी आप? अभी त्रिवेंद्रम में है। चलिए चलिए, बहुत कोई इशू नहीं, ठीक है। Sir, like you were suggesting like that you can use malicious techniques of phishing to get data of attackers. So that can't be produced as evidence in the court of law. So how you are going to prove that then again? ये ना थोड़ा सा, दिस इज द कॉन्फिडेंशियल, प्लीज डीएम मी, आई टॉपिक दिस ऑन दिस टॉपिक पर्सनली। Yeah. ये कॉन्फिडेंशियल हो जाता है थोड़ा, ये सब जो है पब्लिकली नहीं बोल सकते। और ये लॉ इन्फोर्समेंट की चीजें हैं, तो ऐसे भी नहीं बता सकते हैं। और आपने बात कर ली कोर्ट की, तो नहीं हो सकता ये। हम इसको जो है पर्सनली हम इस पर डिस्कस कर सकते हैं, पब्लिकली हम इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। टेंशन होती है। इसी तरीके से फॉरेंस की भी कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, तो उसको भी जैसे फायर आर्सन के केसेस हो जाते हैं और भी काफ़ी सारे केसेस रहते हैं, वो सब जो है कॉन्फिडेंशियल होता है, थोड़ा सा पता नहीं जा सकता। बिल्कुल, बट ऐसी टेक्निक यूज़ करी जाती है, मैं सिंपल में बता देता हूँ, बट ऐसी टेक्निक यूज़ की जाती है जो ऑथेंटिकेट हो। सपोज जैसे कि मैं एग्जांपल एक सेट करता हूँ आपका, सपोज डेटा रिकवरी का कोई केस है, मैं एक एग्जांपल सेट कर रहा हूँ। डेटा रिकवरी का एक केस है, ठीक है, और डेटा रिकवरी आपने करी, आपने भी किसी भी एक क्रैक सॉफ्टवेयर से एक रिकवर कर लिया, ठीक है। अब आप उस कोर्ट में जो है वो, तो उसे क्या कहते हैं, अरे मेरे को वर्ड ध्यान में नहीं आ रहा। हाँ सॉरी,
जो कोर्ट में अब आप दिखाओगे कि मैंने इस टूल से, सपोज अटॉप्सी में एग्जांपल देता हूं, अटॉप्सी बहुत फेमस टूल है अगर डेटा रिकवरी के लिए। अब आपने कह दिया कि मैंने इस अटॉप्सी से मैंने डेटा को रिकवर करा है और कोर्ट में फिर उसको एडमिसिबल नहीं माना जाएगा। रीजन ये है क्योंकि वो एक ओपन सोर्स है। कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ उसी चीज की वैल्यू है जो आपने पेड परचेज करा है, जैसे कि सेलिब्राइट, यूएफपीडी, उस सब जैसे डेटा अगर आपने टूल्स का यूज करा है, ईजस हो गया या फिर जो है एफटीके, पेड एफटीके जो हो गया, अगर आपने उसका यूज करा तो फिर वो माना जाता है कि हाँ ये चीज जो है अब वैल्यूएबल है, वैल्यू ऐड करती है ये चीजें। ओपन सोर्स बिल्कुल भी एडमिसिबल नहीं है कोर्ट में, इतना मैंने बताया। यस सर, यस सर। बिल्कुल। ये भी ठीक है, ये भी तो गुड पॉइंट है। ठीक है, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। ठीक है, अब आप लोग आई होप कि जो है आप लोग आने वाले और भी जो है सेशंस को ज्वाइन करेंगे और आपको और भी सेशंस में और भी अच्छे आपको पॉइंट्स भी मिलेंगे, आपको नए करियर पाथ्स भी मिलेंगे, आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। तो आप आगे वाले सेशंस को भी के लिए भी आप रेडी रहिएगा। ठीक है, यस सर, थैंक यू। हाँ जी, बताइए आदित्य जी, बताइए। सर हेलो सर, मैं एक आईडी थी इंस्टाग्राम पे सर, वो मैं इस टाइम से मैं खुल नहीं सर, उसने किसी ने सर मैं उसकी वो जिनके पास आईडी थी उन्होंने जीमेल पे आईडी चेंज कर दी, नंबर भी चेंज कर दिया है, मेल भी चेंज कर दिया है और नंबर भी चेंज कर दिया है। सर उसमें नंबर सर मेरा लगा था, सर जीमेल आईडी सर मेरी लगी थी, मगर उन्होंने चेंज कर दिया सब। वो ठीक है, वो सारे कोई इशू नहीं है, वो हो जाता है। बट आप ये उम्मीद मत रखना कि ये सही हो जाएगा, बिकॉज ऑफ 3 मंथ से मेटा का सपोर्ट पूरा बंद चल रहा है। मेटा से कोई सपोर्ट नहीं है, मेटा का पूरा सपोर्ट बंद है, इसलिए कोई भी वर्क नहीं कर रहा है अभी। ना ही आपका कोई भी फिक्स होगा, कोई आपकी आईडी फिक्स होगी, ना ही कोई बैनिंग, जो अनबैन हो चुके हैं वो अनबैन, जो बैन हो चुके हैं वो अनबैन हो रहे हैं। ऐसा कुछ अभी वर्क नहीं हो रहा है। ठीक है, आप इस चीज को लेके बिल्कुल मत चलो कि आपको अभी सही हो जाएगा। मेटा का सारा सपोर्ट बंद है जब तक कि ये व्हाट्सएप वाला केस अभी चल रहा है ना। जी सर, जब जी ये सर। जब सही हो जाता है तो फिर आप मेरे को रिमाइंड कराना है 1-2 महीने बाद, तो फिर जो है हम इस पे बात करेंगे। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी, बताइए। अभी सर आपने जैसा अभी जो बात की व्हाट्सएप को लेकर, अब सब लोगों ने न्यूज़ सुना है कि व्हाट्सएप को डेटा प्राइवेसी को लेकर कुछ चल रहा है केसेस, है ना? हाँ जी। तो सर गवर्नमेंट ये कह रही है कि व्हाट्सएप अपना जो डेटा है वो हमको भी शेयर करे, हाँ। ऐसा कुछ है सर? तो सर जो अधिकतर जो फ्रॉड्स हो रहे हैं वो टेलीग्राम के थ्रू हो रहे हैं सर, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, जी। है ना सर? तो सर गवर्नमेंट टेलीग्राम पे क्यों नहीं एक्शन ले रही है, जब सारे फ्रॉड टेलीग्राम पे ही हो रहे हैं? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और इस क्वेश्चन से कौन-कौन इस क्वेश्चन का समर्थन कौन-कौन कर रहा है बताओ, हैंड रेज कर दो पहले। वेरी गुड। इसका सिंपल आंसर यही है कि जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम का जो वीपीएन सर्वर्स है, सॉरी जो वीपीएन है और टेलीग्राम के जो सर्वर्स है वो बहुत ही एक्यूरेट है और बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही फास्ट है। ठीक है ना, और ये मल्टीपल और मल्टीनेशनल सर्वर्स ये हर जगह पे सिचुएटेड है। बट गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है, जो अभी टेलीग्राम का जो उसने डेटा लिया है, अगर सपोज टेलीग्राम का सीन ये है, मैं एकदम फैमिलियर होकर ये बात कर रहा हूँ कि टेलीग्राम से अगर गवर्नमेंट डेटा मांग रही है तो वो डेटा की मर्जी, मतलब उसकी मर्जी है, हम दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, प्रोटॉन मेल है। अब वहां से प्रोटॉन की वेबसाइट से कोई भी अगर कोई प्रोटॉन वीपीएन यूज कर रहा है और वहां से उसने एक्सेस ले रखा है, कोई भी क्राइम सीन उसने करा है और उसने प्रोटॉन का एक्सेस ले रखा है, तो गवर्नमेंट जो है या फिर अपनी लॉ इन्फोर्समेंट या फिर अपने साइबर सेल, वहां का नोडल ऑफिसर, वो भेज के मैसेज परेशान हो जाएगा कि भाई मुझे डेटा चाहिए इस बंदे का। प्रोटॉन मेल सीधे जवाब दे देगा, हम तो भैया बंदे का डेटा ही नहीं रखते, कहाँ से दे तुम। ये प्रोटॉन मेल का जवाब रहेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से टेलीग्राम का भी सीन है। टेलीग्राम का ये सीन है कि भाई हमारी मर्जी होगी हम देंगे, हमारी मर्जी नहीं तो हम नहीं देंगे, तुम भेजते रहो मैसेज, कुछ नहीं मिलेगा। सेम एग्जाम्पल अभी तुम केजरीवाल का देख लो, केजरीवाल का देखो सीन, ईडी का तरफ से उसको एप्पल का वो गया था, एप्पल का जो है उसका जो स्क्रीन लॉक था,
उसको जो बाईपास करने को दिया था, लेकिन एप्पल ने सीधे रिफ्यूज कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई जो अपनी प्राइवेसी और सिक्योरिटी का जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट देता है, आप उसका उल्लंघन करेंगे। और प्लस कंपनी की भी प्राइवेसी एंड पॉलिसी रहती है कि भाई हम जो अपने जो यूजर है, यूजर के डेटा से हम जो है वो हम मिसयूज नहीं करेंगे, ना ही हम उसको ब्रीच करने देंगे। कभी आज तक सुना कि टेलीग्राम का डेटा ही ब्रीच हो गया हो? नो कभी सर। नहीं सुना होगा, ऐसा नहीं बट होता है। सर, हाँ, जो अभी आपने ये केजरीवाल जी का जो जिक्र किया है बात का, बट एक बार ऐसा केस हुआ था एप्पल के साइड से ही कि उन्होंने खुद ही जो है वो मोबाइल ओपन करके दिया था, जो मतलब अटैकर था, आई थिंक कोई हाई प्रोफाइल केस था, उसमें एप्पल ने अपना खुद ने ही जो है मतलब जो क्रिमिनल था उसका फोन जो है अनलॉक करके दिया था, क्योंकि जो एनएफएससी वाले हैं, जो मतलब फोरेंसिक्स टीम थे, उनसे वो अनलॉक नहीं हो रहा था अच्छा। और उनको डेटा चाहिए था, तो उन्होंने ये खुद कब की ओपन बात है करके ये? दिया था। आई थिंक सर ये जब ये सुशांत सिंह वाला जो केस हुआ था उस टाइम पे ये शायद से था। ये इसको अगर ऐसा कुछ है तो ज़रूर शेयर करना। अब देखो श्योर अगर सर। ऐसा कुछ होता, अगर सब में अगर पता मैं तो बात तो गलत नहीं कह रहा, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता तो गवर्नमेंट आज के टाइम पे ये ज़रूर बोलती कि जो है आपने उस टाइम उसका करा, क्यों करा और हमारे पे क्यों करे? तो ज़रूर बोलती। जिस तरीके से जी। व्हाट्सएप का एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, तो उस तरीके से फिर एप्पल का भी चलने लगता। ये तुम सुनी हुई कोई बात है या फिर जो है एक कहीं तुमने पढ़ा है प्रॉपर्ली आर्टिकल है इस चीज़ का? सर एक्चुअली जब मेरी फोरेंसिक की क्लास हो रही थी तो वहाँ पे मेरे जो ट्रेनर थे जो एक्चुअली फोरेंसिक के साथ में वर्क करते थे, हाँ। तो उन्होंने ये बात बताई थी मुझे। अच्छा, मतलब ऐसी बात है। तो इसका सर्च करना, सर्च करके ज़रा मेरे को बताना कि अगर ऐसा कुछ श्योर है सर। रियल में तो इसका कुछ तो होगा। क्योंकि अभी तक के एप्पल की हिस्ट्री में मेरे नॉलेज के हिसाब से मुझे तो अभी तक के ऐसा कुछ नहीं मिला कि एप्पल ने ओपन करके दिया हो। मेरे नॉलेज में मैं बता रहा हूँ, मैं उनको गलत नहीं कह रहा, मैं मेरे नॉलेज की बात कर रहा हूँ, मेरे नॉलेज में ऐसा नहीं है। मसूद सर एक सवाल और था। जी, जी बताइए। क्या है ना कि इंडिया में एक लॉ है कि वीपीएन का डेटा, क्लाउड का डेटा कुछ साल तक रखने का एक गाइडलाइन पास हुआ था, याद है आपको? हाँ, बिल्कुल, 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 बिल्कुल। तो उस केस में अभी तो टेलीग्राम ये डिनाई नहीं कर सकती कि डेटा देना है, नहीं देना है, तो वो तो अगर लॉ बना हुआ है तो वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो उस केस में क्यों डेटा नहीं टेलीग्राम मतलब शेयर करना चाहेगी गवर्नमेंट के साथ? जो डेटा पहला सवाल था हमारा। मैं बता रहा हूँ। इसमें काफ़ी अलग-अलग डेटा अभी जैसे कि मेरा गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भैया आपने इस डेटा को मैनेज करना है और इतने साल तक का मैनेज करना है, एकदम क्लियर वर्ड्स में उन्होंने बोल दिया। टेलीग्राम ने बोल दिया हाँ ठीक, या फिर मैंने बोल दिया हाँ ठीक, मेरी कोई कंपनी है। मेरी इतनी कैपेबिलिटी है ही नहीं कि मैं इतने साल का डेटा रखूँ और इतना बड़ा सर्वर ला के रखूँ, मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, मेरी क्षमता नहीं है, मैं कैसे रख सकता हूँ? सिंपल। गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई आपकी कंपनी आपका प्रोडक्ट है और अगर लोग यूजर्स कस्टमर्स हैं आपका ये यूज करेंगे तो मुझे इसका डेटा चाहिए। अब मैं इतना बड़ा हजारों लाखों यूजर का डेटा मैं कैसे रखूंगा भाई, मेरे पास तो बड़ा सर्वर ही नहीं, मैं कैसे लेकिन रखूंगा? लेकिन अगर गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है, अगर आप कैपेबल नहीं है तो ऐसा नहीं होता कि आप एक्सेप्शनल नहीं है, रखेंगे। एक्सेप्शनल। ये जैसे गाइडलाइन आपकी ये है और मेरे को एक लॉ भी एक याद नहीं आ रहा, जैसे कि मारने का एक लॉ है। अभी अगर आप घर पे बैठे हो और अपने समर्थन के लिए अपने बचाव के लिए अगर आप मारोगे, ठीक है, और वो रीजनेबल होना चाहिए, आप अपने बचाव के लिए सामने वाले को मार सकते हो, ठीक है, और लेकिन वो रीजनेबल होना चाहिए। तो उसी तरीके से आप राइट है आपके पास पूरा पूरा, आप उसकी जान ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अब उसी तरीके से अगर मेरे पास सिस्टम है, मतलब मेरा जो डेटा है, मेरा सर्वर है, मेरा सब कुछ है, लेकिन मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, मैं नहीं रख सकता। और अगर है भी, चलो मान लिया कि मेरे पास है भी कैपेबिलिटी, तो फिर मैं वो डेटा यूज़र की प्राइवेसी, मैं अपनी प्राइवेसी थोड़ी चेंज करूँगा, मैं प्राइवेसी जो है नहीं दूँगा। अभी इसका प्रॉपर्ली एक पैरेलल एक सिचुएशन ले लो प्रोटॉन का। प्रोटॉन डेटा नहीं देती, लेकिन फिर भी इंडिया में प्रोटॉन का एक्सेस है। क्यों? बताओ। विंडस्क्राइब है, विंडस्क्राइब के पास फुल एक्सेस है, वो लॉग नहीं देती, वो लॉग देती ही नहीं, लेकिन फिर भी उसको एक्सेस है इंडिया में। क्यों? पिछले 1 साल पहले एक कंपनी का नाम याद नहीं आ रहा, वो इंडिया से पूरा का पूरा अपना वीपीएन सर्विस को वापस लिए थे पूरा इंडिया से, बोले कि नहीं अगर ये पॉलिसी अगर हम फॉलो नहीं करते तो विड्रॉ कर रहे हैं सर्विस यहाँ से। उस कंपनी का नाम क्या है, आपको याद है वो? I would like to add one thing.
अगर वो कोई फॉलो नहीं करते तो उनको या तो सर्विस विड्रॉ करनी पड़ती है या तो अगर रहना है तो उनको अवॉइड ही करना पड़ता है। आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग, मैक्सिमम कंपनीज डाटा देने का जो नहीं देने का मेन प्रॉपर वजह होती है, वो मांगते हैं एमलेट नोटिस, बिकॉज दे आर नॉट इंडियन कंपनी, सो दे से हमें एमलेट नोटिस के अंडर आप समन दो, और उसका मतलब ये होता है कि आपको उस कंट्री, जिस कंट्री में उनका होम लोकेशन है, फॉर एग्जांपल आयरलैंड की कंपनी, तो वो बोलेंगे आयरलैंड का कोर्ट के हिसाब से हमें समन चाहिए, तो इंडियन एजेंसीज को वो रिक्वेस्ट एमलेट के थ्रू इंटरपोल में फॉरवर्ड करनी पड़ती है। इंटरपोल लिएजन ऑफिसर वो रिक्वेस्ट उस कंट्री में फॉरवर्ड करेगा, फिर वो कंट्री से उस कंट्री के कोर्ट से जब उसको ऑर्डर मिलेगा कंपनी को, तब वो डेटा देगी, और इस प्रोसेस में कम से कम 6 महीने से 1 साल लग सकता है, तो इसलिए मैक्सिमम केस में कंपनी से डेटा नहीं देती है। बिल्कुल। यस सर, यस सर। थैंक यू सो मच फॉर गूगल पाटिल जी। एंड सेकंड चीज है कि यहाँ पे जो बोल रहा था कोई भी, यहाँ पे आई वाज लिसनिंग, समवन वाज सेइंग iOS का डेटा रिकवर नहीं होता है। iOS का डेटा भी एक्सट्रैक्ट होता है, मतलब मसूद सर सही बोल रहे थे, iOS का डेटा एक्सट्रैक्ट होता है, क्योंकि मैंने भी ये चीज देखी है, इट इज पॉसिबल। ऐसा मैंने भी नहीं सुना है कि iOS का डेटा कहीं से एक्सट्रैक्ट नहीं होता है। नहीं बिल्कुल, उसके लिए टूल आता है ना, UFED सेलिब्रेट, मैं बता रहा हूँ। स्पेशली एक और टूल है, ग्रेकी करके एक टूल आता है, जो बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। महंगा टूल है, और इंडिया में है ही नहीं, वो इंडिया में है ही नहीं, वो इंडिया के बाहर बहुत कम लॉ एनफोर्समेंट को मिलता है। वो टूल सिर्फ एप्पल के लिए बना हुआ है, सिर्फ एप्पल के लिए, उसमें कोई और चीज प्रोसेस होती नहीं है। और रिकॉन ITR ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, तो यस एप्पल का डेटा निकलता है, यूफेड भी निकालता है, यूफेड तो बहुत जबरदस्त टूल है, यूफेड एंड्रॉइड एप्पल दोनों में काम करता है, तो ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं। और यूफेड का जिसको भी अगर चाहिए हो, टूल चाहिए हो, तो मेरे से कांटेक्ट करें, मेरे पास बता रहा हूँ ट्रैक है मेरे पास, इसको चाहिए हो तो बताना, मैं दे दूंगा। नहीं सर, बात यही है ना कि अगर लीगल रूप से अगर लॉ इन्फोर्समेंट के साथ काम कर रहे हैं तो ओपन सोर्स टूल्स तो वैसे हैं तो ही। आपको अपना टूल यूज करने की जरूरत ही नहीं है ना, फिर गवर्नमेंट उसका पे करेगी, आपको अपने टूल यूज नहीं करने। देखो अच्छा, मैं एक चीज, एक और कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ मैं। देखो जितने भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, जितने भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं, चाहे वो मेरा इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो वर्ल्ड का किसी का भी इंस्टीट्यूट हो, वो सारे जितने भी लोग होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ टूल्स का यूज करना सिखाते हैं। जो लोग लॉ इन्फोर्समेंट के लिए या फिर प्राइवेट कंपनीज के लिए, गवर्नमेंट के लिए काम करना चाहते हैं, मैं उनके लिए मैं बहुत अच्छे से क्लियर करता हूँ मैं उनको, कि कंपनीज जितने भी हैं, इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं, वो सबके सब जो है आपको टूल्स यूज करना सिखाती है। आपको वहां जाके, मैंने ये सुना है कि स्टूडेंट्स का ये वर्ड्स रहते हैं कि अरे मुझे तो ये नहीं सिखाया गया, नहीं, गलत। आपको वहां पे जाके पेड टूल्स मिलते हैं, जैसे सपोज सबको पता होगा मेटास्प्लॉइटेबल एक टूल है, मेटास्प्लॉइट एक टूल है, ठीक है ना। अब वो सबको ये चीज लगता है कि एंड्रॉइड बनाता है, एंड्रॉइड का बनाता है, iOS का नहीं बनाता, ठीक है, लेकिन मेटास्प्लॉइट भी पेड है, ठीक है, और वो कंपनी देती है, और उसके लिए ISO बता रहा हूँ, iOS पेड भी रहता है वो, और उसमें आप iOS के लिए भी जो है टूल्स बना सकते हो, MSF Venom से जिस आप पेलोड बाइंड करते हो, है ना, लेकिन वो भी पेड है, लेकिन कंपनी देती है। बस ये क्या रहता है कि आपको टूल यूज करना आना चाहिए। सपोज वल्नरेबिलिटी असेसमेंट है, आपको टूल जो है चलाना नहीं आता, फिर आप वर्क कैसे करोगे? जो लोग वर्क करना चाहते हैं, वल्नरेबिलिटी कैसे स्कैन करोगे, स्कैनिंग नेटवर्क स्कैनिंग कैसे करोगे, नेसस से, एक्यूनेटिक्स से कैसे वर्क करोगे अगर आपको टूल चलाना ही नहीं आता? कंपनी ने आपको पेड दे दिया, आप यहाँ पे जो यूज करते हो ट्रायल वर्जन रहता है, फ्री वर्जन रहता है, लेकिन यूज कैसे करोगे आप? मैंने ये स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट मैंने देखा है कि वो सीखना नहीं चाहते, खाली काम करना है। मैं यहाँ पे किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, बट मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अक्सर to add a point, if you permit. Like someone has a query here कि forensic जो है वो paid tools चाहिए या open source tools नहीं चाहिए। देखिए for example if I tell you जितने भी forensic paid tools हैं वो भी सेम एक्सप्लॉइट्स ही यूज करते हैं, जैसे सर बता रहे हैं मेटास्प्लॉइट वगैरह, वो सेम एक्सप्लॉइट्स ही हैं जो यूज होते हैं फोन को अनलॉक करने के लिए, डिवाइसेस में एक्सेस लेने के लिए। बस चीज ये होती है, एक तरफ आप इलीगली उसको कर रहे हो हैकिंग के फॉर्म में, एक तरफ आप उसको कर रहे हो लीगल फ्रेमवर्क में। एंड जैसे कि सिंपल चीज है, बस डेटा टेम्पर नहीं होना चाहिए फोरेंसिक्स में, सिर्फ एक मैंडेट होता है। तो हम फोरेंसिक टूल के अंदर भी सेम कोड यूज करते हैं, सिर्फ मैंडेट ये होता है कि हम डेटा में कोई चेंज नहीं आने देते हैं। राइट, डेटा टैम्पर्ड नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अगर डेटा टैम्पर्ड होता है तो फिर आपके ऊपर लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं, जो कि जज खुद लगाएगा फिर आपके ऊपर। और ये चीज करने से पहले भी, हाँ, और करने से पहले भी जो है, करने से पहले जो है आपको ये चीज बता देनी होती है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर डेटा में टैम्परिंग होगी, ये आपको पहले बताना पड़ेगा कोर्ट में ही। अगर आप ऐसा करते हो तो टैम्परिंग हो सकती है, इसमें चांसेस हैं,
तो ही फिर आपको मिलेगा, नहीं तो फिर आप जज पे बोलते हैं डायरेक्टली कि नहीं करनी, या फिर मत करो। This is the reason कई केसेस ऐसे हैं जिनमें फोन के अंदर कोई चेंज या टैंपरिंग की जरूरत होती है तो कोर्ट कभी परमिशन देती नहीं और इस वजह से वो एविडेंस सालों साल हो जाते हैं तब भी एनालाइज नहीं होते हैं। कई ऐसे फोन आज भी लैब्स में पड़े हुए हैं जो सालों तक पड़े हुए हैं जिनका कोई एनालिसिस नहीं हुआ क्योंकि आज तक कोई टेक्नोलॉजी बनी नहीं और जो टेक्नोलॉजी एग्जिस्टिंग है उसमें ये रिस्क है कि एविडेंस डिस्ट्रॉय हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अरे हमारे साथ अभी जो कनेक्ट होंगे डिजिटल फोरेंसिक्स के आदित्य सैनी सर, तो उन्होंने हम लोगों ने बातों-बातों में उन्होंने बताया था कि जब वो स्टार्टिंग में गए 2018 या 15 की बात उन्होंने बताई थी। उस टाइम जब वो प्रैक्टिस करते थे, वो भी दिल्ली, नोएडा की बात है ये। जब उस टाइम वो प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उस टाइम प्रैक्टिस में उनको मिले थे 15 साल पुराने केसेस जो अभी तक ओपन ही नहीं हुए। उस टाइम 2015 में 2015 में 15 साल पुराने केसेस उनको मिल रहे थे जो कि ओपन ही नहीं हुए, जिस पे वर्क ही नहीं करा गया। उस टाइम में कैसे चल रहे? सोचिए आप। I was like earlier working in government forensic lab of Uttarakhand and I've also worked in central forensic labs. तो मैं वही देखता था वहाँ पे कि आज भी वहाँ पे 2015-16 के केसेस चल रहे हैं जबकि 2022 में था मैं लास्ट 2022 में भी वहाँ 15-16 के केसेस चलते थे। बिकॉज रीजन ये था कि ये जो टूल्स भी है ना यूफेड वगैरह इसके अंदर भी तुरंत अपडेट नहीं आता है, तुरंत आपका कोई फोन नया नहीं आ जाएगा। जैसे 2022 का लॉन्च हुआ फोन है ना वो कई टूल्स में आज भी खुल सकता है, कई टूल्स में आज भी नहीं खुल सकता है। इनफैक्ट 2010 के बने हुए फोन तक भी नहीं खुल सकते हैं। तो फोरेंसिक्स एक बहुत इट्स अ डोमेन व्हिच नीड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, बहुत पेशेंस चाहिए होता है इसके अंदर। हैकिंग से बहुत बिल्कुल उल्टा है, हैकिंग में जितना हमारे अंदर फास्ट पेस एनवायरनमेंट होता है फोरेंसिक उतना स्लो है और उतना ही बोरिंग है। बिल्कुल। तो इसलिए हर कोई फोरेंसिक में रह नहीं पाता है। बिल्कुल। अरे सिंपल सा एग्जांपल है, अगर किसी ने भी इसका अगर नहीं करा है तो एक बार एक्सपीरियंस करके देख लेना। एक बार अपनी हार्ड डिस्क डिलीट कर दो, डिलीट करने के बाद उसको रिकवरी पे लगा दो, फिर अंदाजा हो जाएगा क्या होता है केस में क्या नहीं। सर टफ तो होता ही है फोरेंसिक। हाँ, बस पेशेंस बहुत मांगती है वो चीज़। एकदम सर ने युगल पाठक सर ने बहुत सही चीज़ बताई। सर इनका ये ग्रुप में है क्या ये सर? इनका कांटेक्ट नंबर मिल सकता है क्या? एक्चुअली मैं भी फोरेंसिक का ही स्टडी कर रहा हूँ। अभी जो है आपको मिल जाएगा। अभी कौन सा है मैं बता देता हूँ। शायद डे 3 है मेरे ख्याल से या फिर डे 4 है जो आदित्य सर प्रॉपर्ली लेंगे डिजिटल फोरेंसिक्स का। आप देख लेना नहीं है। सर इसका रिकॉर्डिंग सेशन भी मिल सकता है क्या? एक्चुअली मैं 2 डेज जो है मतलब ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। कोई इशू नहीं है, आपको मिल जाएगा। 3rd डे है आदित्य सैनी सर का, ठीक है। और युगल पाठक सर भी हैं। तो फिर सर आप इन्फोसेक जनरेशन ग्रुप में हैं आप? युगल पाठक जी। हेलो सर, आपकी आवाज हाँ बोलिए सर एक बार दोबारा। मैं कह रहा हूँ कि आप इन्फोसेक जनरेशन ग्रुप में हैं आप? जी मैं आपके ग्रुप में हूँ, मैं एडिड हूँ। ओके सर, मुझे आप डीएम कर जाएगा 1 मिनट, ठीक है ना? हाँ मैं आपको व्हाट्सएप पे डीएम कर दूंगा। मैं आपको जानता हूँ एक्चुअली। अच्छा। FCRF में हम मिले भी थे बट आप शायद मुझे पहचाने नहीं। अच्छा। एक है कोई साइबर यूवी करके आपने सुना होगा। मैं साइबर यूवी हूँ एक्चुअली। हाँ। तो मेरा ही नाम एक्चुअली साइबर यूवी, फोरेंसिक्स से हूँ मैं भी। तो मैं काफी टाइम से आपकी कम्युनिटी को फॉलो करता था और मुझे काफी अच्छा लगा आप जैसे साइबर वॉलंटियर के लिए लोग को प्रमोट कर रहे थे। तो वॉलंटियर ग्रुप में आना चाहिए और ये चीज करनी चाहिए। और फोरेंसिक में तो बहुत कमी है लोगों की एक्चुअली। बिल्कुल सर, बिल्कुल। में तो बहुत लोग आते हैं, फोरेंसिक में कोई आना ही नहीं चाहता है। उसका वही रीजन है जो मैं बता रहा था, बहुत बोरिंग फील्ड है। लोग आते हैं 15-20 दिन लैब में बैठते हैं, फिर उनको नींद आने लग जाती है, फिर वो चले जाते हैं। बिल्कुल। दोबारा मैं स्पेशली मैं लोगों को बोलता हूँ कि फोरेंसिक्स में जाएं। और क्योंकि पेन टेस्टिंग के लिए तो लोग भरे पड़े हुए, अपनी नोएडा पूरी रेड टीमिंग में अटैकिंग में भरी हुई है, बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन फोरेंसिक्स में और डिफेंस में बहुत कम लोग हैं, बहुत कम। तो मैं पर्सनली बोलता हूँ कि डिजिटल फोरेंसिक्स, सोशल फोरेंसिक्स में लोग जाएं और करें, वो वर्क करें उस चीज पे। नीड है क्योंकि फोरेंसिक में एक और प्रॉब्लम है जो लोग को नहीं पता होती कि फोरेंसिक्स में चाहिए होता है लाइफ टाइम कमिटमेंट। आपने अगर एक केस में अगर कोई 65 भी साइन कर दिया तो जब तक वो केस की तारीख खत्म नहीं होगी हर बार आपको उस कोर्ट में जाना पड़ेगा। हर बार जब जज बुलाएगा 20 बार, 25 बार, 30 बार, तो आपकी पूरी लाइफ एक तरह से सोच लीजिए फिर फोरेंसिक्स में निकलेगी। आप चेंज नहीं कर सकते चाह के भी।
और कई बार ऐसा भी होता है ऑफिशियल्स रिटायर हो जाते हैं लेकिन गवर्नमेंट उनको रिटायर होने नहीं देती है। बिल्कुल करेक्ट। तो फोरेंसिक्स का ऐसा करियर है कि 100% आपको गवर्नमेंट के साथ काम करने को मिलेगा। आप साइबर सिक्योरिटी किसी फील्ड में चले जाओ, जैसे सर बता रहे थे, वेदर यू बी पेन टेस्टिंग, वेदर इट बी एथिकल हैकिंग और समथिंग, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स ये बहुत नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है। तो एक बार आप इसमें बस आपको जाने की देर है, एक बार आप चले जाओ, लाइफ टाइम का करियर है, इट्स अ परफेक्ट करियर। बिल्कुल बहुत जबरदस्त है। पीछे पलट के देखने का मौका ही नहीं मिलेगा। जो लखनऊ से हैं, मैं सच बता रहा हूँ, लखनऊ में इतनी नीड है यहाँ पे जो है बंदे नहीं काम करने वाले, मैं बता रहा हूँ। और सिर्फ मैं लखनऊ की बात नहीं कर रहा, अब थोड़ा सा आप हिमाचल प्रदेश चले जाओ या फिर जो है आप सर मैं अगर शेयर करूँ तो मेरा करियर जो था यूपी से ही शुरू हुआ था। यूपी 100 पुलिस की इंटर्नशिप होती थी यहाँ पे, जब नया खुला था 2017 में, वहीं से मेरा करियर शुरू हुआ था बेसिकली। तो यूपी 100 से ही वो चीज शुरू हुई और यूपी में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आप चाहो तो अगर, और यूपी एसटीएफ है, त्रिवेणी सर का जैसे सर बता रहे थे, बहुत ज्यादा नॉलेज है फोरेंसिक की, बहुत ज्यादा केस सॉल्व करते हैं और बहुत लोग हैं यूपी में। मैं बल्कि तो ये बताना चाहूंगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, फ्रेशर्स जितने भी आ रहे हैं, वो लोग असल में क्या है ना कि वो लोग रिसर्च नहीं कर रहे बेचारे, जो बच्चे आ रहे हैं अभी न्यू, वो रिसर्च नहीं करते, बस खाली इंस्टीट्यूट्स देख लेते हैं और चले जाते हैं। कम्युनिटी में नहीं देखते हैं कि कम्युनिटी में हमारे आसपास क्या है क्या नहीं है, हमारी प्रेजेंट लाइफ में हमारे साथ क्या क्या, हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें हमारे पास अवेलेबल है, बस इंस्टीट्यूट के भरोसे हो जाते हैं वो, तो वो उनके लिए थोड़ा सा ड्रॉबैक हो जाता है, ये चीज रहती है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे टाटा जी? जी बिल्कुल, क्योंकि मेरा मानना यही है कि एट दी एंड जब आप कहीं भी जाओगे, टूल या टेक्नोलॉजी मैटर नहीं करती है, मेनली जो मैटर करता है वो होती है आपकी स्किल। सो स्किल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको जो है करना है, और जो जैसे अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने बताया कि अगर आप गवर्नमेंट को अपनी अपॉर्चुनिटी दिखानी है तो आप जरूर पहले तो साइबर वॉलंटियर के लिए आप एकदम फ्रीली रजिस्टर्ड हो जाओ, और उसके बाद साइबर वेडनेसडे जो कि हर मंथ में हम सेलिब्रेट करते हैं, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से ही है, आप उसको करो, ठीक है, और वहीं पे ही आपके पास एक मौका रहेगा हमेशा अपने आप को प्रूव करने का। सर अकेले कैसे करेंगे? एक्चुअली मैं यूपी से हूँ, बट लखनऊ से थोड़ा डिस्टेंस में मेरा, यूपी सुल्तानपुर लगता है सिटी। अरे सुल्तानपुर से हो आप, कोई बड़ा इशू थोड़ी है। आपको पता नहीं नितिन पांडे सर भी जो है सुल्तानपुर से हैं? यस सर, उनको जानता हूँ मैं, सर पता है। आप जानते हो उनको, बताओ कैसा वर्क करते हैं वो, आपके लिए कोई मसला ही नहीं है, बस आपको कम्युनिटी में खाली बातचीत करनी है खाली। अच्छा कोई इशू नहीं है, आप हमारे मीटअप्स में आओ, नितिन सर आते हैं हमारे यहाँ, ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप आओ। तो नेक्स्ट मीटअप में आना, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आप आना। मैं तो कहूँगा ऑफलाइन ही हो, सुल्तानपुर से लखनऊ के बहुत दूर तो है नहीं, नहीं सर, ज्यादा डिस्टेंस नहीं। हाँ ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, आप आओ, बातचीत करो, फिर देखो आप किस तरह से वर्क करना है, हमारे पास भी आप आओ, मिलो जी। ठीक है। सर मैं एक चीज और पूछना था, मैं एक्चुअली अभी मैं जो है फॉरेंसिक का ही स्टूडेंट हूँ, तो मुझे सर एक्चुअली गाइड चाहिए था, जैसे रोड मैप होता है लोगों के लिए, इसमें से मुझे केस स्टडी अगर जानना हो तो वो कहाँ से मिल सकता है, केस स्टडी अगर पढ़ना हो? देखो आपके साथ अभी लाइव पाठक जी हैं, आप इनसे भी बात कर सकते हो, ठीक है। देखिए केस स्टडी के लिए सिंपल एक चीज बताता हूँ, इंडिया कानून है, उस पे जाओ, बहुत सारे केसेस पड़े रहते हैं, कोर्ट के आपको केसेस पढ़ने पड़ेंगे। सबसे बड़ी चीज, सबसे बोरिंग वही है कोर्ट के केसेस पढ़ना, क्योंकि कोर्ट के केसेस में लंबी लंबी फाइलें होती हैं। अभी शायद आपने कोर्ट के केसेस देखे नहीं होंगे, जब कोर्ट की फाइल आती है ना 3-4 प्रोसीडिंग के बाद 600 700 पेज की फाइल होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको पढ़ते पढ़ते आप सो जाओगे। तो केस की फाइलें पढ़ने का एक एडवांटेज ये होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे कौन सा पार्ट पढ़ना है। फोरेंसिक का बहुत लिमिटेड पार्ट होता है, मैक्सिमम तो सारा आर्बिट्रेशन और आपका जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती है वही होता है। तो कोर्ट के केस अगर पढ़ने, indiakanun.com बहुत अच्छी वेबसाइट है, वहां पे पढ़ सकते हो। दूसरा, पुलिस और जो साइबर सेल है उसको अप्रोच करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे सर बोल रहे हैं, वो इसलिए जरूरी है बिकॉज until and unless you don't go there and you don't see, you will not be able to understand the structure. ये स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बिल्कुल। हर डिपार्टमेंट का अपना एक अलग इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज्म है, अलग उनका प्रोसीजर है, तो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। बिल्कुल। और अगर मतलब समझ लो 700 पेजेस का बताया, बिल्कुल रियलिटी में ऐसा होता है, तो काफी पेशेंस रख कर पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये है कि अगर मैं और केसेस चाहिए तो अमित दुबे सर हैं अपने, बहुत आप तो जानते होंगे पाठक जी, अमित दुबे सर। अमित दुबे सर काफी फेमस है, उनकी बुक को पढ़ सकते हो आप। हाँ, आप उनकी बुक पढ़ सकते हो, उनकी बुक से आप पढ़ोगे तो आपको भी केसेस देखने को मिलेंगे। जो 9/11 का जो केस हुआ था, 26/11 का जो केस हुआ था, उनके बारे में उन्होंने काफी डिटेल में बताया, उन्होंने काफी सारी चीजें दे रखी हैं, अब कैसे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करा। पर्सनैलिटी है फोरेंसिक्स में, वैभव साखरे, आपने नाम अगर कहीं सुना होगा तो। बिल्कुल।
he was the person who has examined the evidences of 2611. उन्हें एग्जामिन किया था पर्सनली 2611 के एविडेंसेस। तो मेरा मतलब आई हैड अ प्लेजर टू वर्क विद अंडर हिम, तो वो भी काफी फेमस है। तो फोरेंसिक देखिए उसके लिए ये चीज होगी ना, जैसे सर बोल रहे हैं आपको कम्युनिटी में कनेक्ट होना पड़ेगा, लोगों से कनेक्ट हो। और दूसरी चीज है, आप लोगों को अगर अप्रोच करोगे ना, कोई आपको मना नहीं करेगा। जैसे आप ये मसूद सर हैं, आप इनको कनेक्ट करो, या आप नितिन सर को कनेक्ट करो, किसी को भी कनेक्ट करो, नो वन सेज अ नो कि हम नॉलेज शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको लोग को कनेक्ट करना पड़ेगा, पुलिस ऑफिशियल्स को भी कनेक्ट करो, और धीरे धीरे आपको एक अप्रोच करके पाथवे मिल जाएगा। और सबसे बड़ी चीज है कि ये छोटा, ये इजी पाथवे नहीं है फोरेंसिक थोड़ा टफ होता है, थोड़ा टाइम लगता है, बट हाँ एक बार अगर आप सेटल हो गए तो फिर हो जाओगे। Masood And there is from no fixed roadmap for this. Everyone has their own roadmap. Okay. yeah. Masood sir, But the thing is, युगल सर का नंबर है आपके पास? हाँ जी है मेरे पास है। ठीक। ओके सर, काफी अच्छा सेशन रहा हमारा आज का। कोई और कुछ पूछना चाहेगा? वैसे ये जो वीडियो होगी पूरी अपलोड रहेगी यूट्यूब पे ही, 6 डे की 6 वीडियोस पूरी अपलोड रहेगी, किसी को कोई इशू नहीं होगा। आपको चैनल का लिंक भी दे दूंगा मैं वहीं पे, जैसे आज का वो, तो आज का सेशन जो है हो सकता है मैं भी रात तक में अपलोड कर दूं। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच पाठक जी। थैंक यू सर। या थैंक यू मसूद सर। अगर सॉरी अगर इंटरप्ट किया हो बीच में तो। अरे कोई आपकी वजह से सेशन बहुत इंटरेस्टिंग हो गया, क्यों स्टूडेंट्स? यस सर। आपकी वजह से सेशन बहुत अच्छा हो कम्युनिटी गया। को काफी लंबे टाइम से फॉलो कर रहा हूँ और काफी अच्छा वर्क आप कर रहे हैं, तो मैं सबको रिकमेंड करूंगा वॉरलॉक कम्युनिटी से आप कनेक्टेड रहें, क्योंकि मैं भी इनके ग्रुप में काफी टाइम से कनेक्टेड हूँ। और काफी अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं। मतलब बीच में तो कम्युनिटी बीच में कुछ टाइम के लिए थोड़ा इलेक्टिव भी हो गई थी, पहले एक्टिव थी काफी ज्यादा, लेकिन यह है कि हाँ अभी कुछ काफी अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं। ये लोग जैसे अवेयरनेस सेशन करवा रहे हैं, अवेयरनेस इज द मेन की। अवेयरनेस आप करिए और I4C से कनेक्टेड रहिए, साइबर वॉलंटियर बनिए। These are only the ways to finish cyber crime। और साइबर क्रिमिनल्स इंडिया में बहुत ज्यादा है, इंडिया साइबर क्राइम इंडेक्स पे नंबर 1 पे पहुंचने वाला है बहुत जल्दी, तो इसीलिए बहुत लोग की जरूरत है। मेरी किसी और चीज में इंडिया टॉप करे ना करे, साइबर क्राइम में टॉप कर जाएगा आने वाले 5 साल में। बिल्कुल। जिसको जो फॉरेंसिक्स में जो लोग इंटरेस्टेड हैं, हमारा 1 जून से नोएडा में बैच स्टार्ट है फॉरेंसिक्स में। अभी जो हमारे वॉरलॉक ग्रुप में जो ऐड है, पाठक जी आपने देखा होगा, अभी हमारा डाइक फॉरेंसिक्स के साथ जो है अभी एक हाँ, तो अभी हम लोगों ने मिलकर इसको इनिशिएट करा है, तो उसमें काफी सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। तो वो लैब प्रैक्टिस होगी, प्रॉपरली लैब प्रैक्टिस होगी नोएडा में। वहाँ पे भी आप लोग जाके कर सकते हैं ऑफलाइन, ये ऑनलाइन भी रहेगा ऑफलाइन भी रहेगा। तो जो करना चाहे तो डीएम कर सकता है मुझे। ओके सर। ओके यस सर। बाय बाय एवरीवन। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। वेलकम।